इंग्लिश स्टार्ट होगा। ओके चलो, नेक्स्ट बैच विल बी इन द इंग्लिश लैंग्वेज। ओके, और बाकी रैंक इंप्रूवमेंट बैच स्टार्ट हो रहा है 27 से आकाश। ओके चलो, ओके सो बाकी मैं वीडियोस वगैरह में काफी चीजें बताई हैं, ठीक है। मेरे फेसबुक वगैरह पर सब क्या करो, किसी भी टीचर है ना, जो भी आप जिनसे पढ़ रहे हैं, सबको फेसबुक वगैरह पर इन चीजों को फॉलो करें। अपने आप धीरे धीरे आपको सब चीजें मिल जाएंगी। धीरे धीरे आप आस्क मत करो, धीरे धीरे आपको सारी चीजें मिल जाएंगी। कॉन्टेक्ट मिल गया तो जब कॉन्टेक्ट टीचर दे रहा है मान लो, और कहीं पर भी आप कॉन्टेक्ट मिला तो उस पर जरूर कॉन्टेक्ट करने की कोशिश करो व्हाट्सएप, और आप वहां के थ्रू आप टेलीग्राम में पहुंच जाओ तो आपको एक रास्ता मिलता जाएगा। ओके इंस्टाग्राम पर मैं हूँ, ओके इंस्टाग्राम पर सर्च करो, उससे आप कनेक्शन में रहेंगे। सोशल मीडिया, और सोशल मीडिया किसके लिए यूज करते हैं हम लोग, किसी भी अनाउंसमेंट के लिए, तो आपको पहले से अवेयर होगा उस चीज का, हर चीज का। ओके चलो बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है, कॉन्सेप्ट तो वही रहेंगे ना ब्रजेंद्र कुमार, कॉन्सेप्ट थोड़ी चेंज हो जाएंगे। बाकी टीचर भी हैं तो वो क्या पढ़ाते नहीं है क्या, वो भी अच्छे पढ़ाते हैं सबके सब, है ना, कोई प्रॉब्लम नहीं है उसमें, सबका अपना अपना स्टाइल होता है। हाँ ईडीसी मुझसे ही पढ़ना है हर किसी को, इंडिया में जो भी बच्चा है ना, अगर उसने ईडीसी मेरे से नहीं पढ़ा तो उसमें गलती आपकी है, मतलब, और पढ़ भी चुका है तब भी दोबारा पढ़ना है। 5 साल से पढ़ चुका है, रैंक फर्स्ट आ चुकी है, तब भी ईडीसी मेरे से पढ़ना है। ईडीसी का रूल से है, क्योंकि जो भी पढ़ा है वो सब गलत है। ओके एनालॉग में सब सही है, कोई दिक्कत नहीं। ईडीसी में 5 साल पढ़ा हो, 5 बार फर्स्ट रैंक आ गई हो गेट में, तब भी पढ़ना है दोबारा। ओके यस क्वेश्चन मिलेंगे, सब मिलेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। ओके चलो चलो बेटा, कहां पर थे हम। हाँ थर्ड पॉइंट ऑफ बोर मॉडल। बोर मॉडल के पहला पॉइंट हो गया था, ठीक है। सेकंड पॉइंट हो गया था आपका, पहला पॉइंट ये था कि इलेक्ट्रॉन्स ऑक्यूपाई सर्टेन सेट्स ऑफ एनर्जीज, और सर्टेन सेट्स ऑफ एनर्जीज में आपके इलेक्ट्रॉन मूव कर रहे होते हैं, और बीच में आपके एनर्जी से गैप होते हैं। एक एनर्जी उसके बाद कोई एनर्जी नहीं, फिर एक एनर्जी उसके बाद गैप, फिर उसके बाद एक एनर्जी, लाइक दैट इट इज गोइंग ऑन। ओके ओके नाउ सी, यस बिल्कुल अब सीख रहा है, ईडीसी में बिल्कुल खास हो। ओके नाउ सी, थर्ड पॉइंट में चल रहे थे कि वो कौन कौन सी इक्वेशन, किस इक्वेशन के थ्रू हमें डिफाइन कर सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन की एनर्जी क्या होगी। थर्ड पॉइंट बोर ने दिया, थर्ड पॉइंट ऑफ बोर मॉडल की बात करूं मैं, तो थर्ड पॉइंट में बोर ने ये बोला कि जो इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है ना अराउंड द न्यूक्लियस, उसने क्वांटम मैकेनिकल कैलकुलेशंस के थ्रू ये निष्कर्ष दिया कि जो इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है इन दिस ऑर्बिटल्स, उसका जो एंगुलर मोमेंटम होगा वो क्वांटाइज्ड फॉर्म में होगा। The angular momentum of the electron must be quantized and it should be integer multiple of h upon 2 pi। थर्ड पॉइंट में उसने बोला, यहां शुरुआत की उसने क्वांटम मैकेनिकल कैलकुलेशंस के बाद, वो मैं लिख रहा हूं क्योंकि अपन केमिस्ट्री में नहीं जाना है अपन को। सो बोर्ड ने बोला द एंगुलर मोमेंटम of electron must be quantized and it should be integer multiple of h upon 2 pi and it should be integer multiple of h upon 2 pi। ये बोला उसने। इसका मीनिंग क्या है, व्हाट इज एंगुलर मोमेंटम। अगर सर्कुलर पाथ में कोई ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है, कोई मास m के साथ मूव कर रहा है, वेलोसिटी v है उसकी, तो फिर क्या है एंगुलर मोमेंटम, r रेडियस के पाथ में, m मास, v वेलोसिटी, m vr। ओके भैया m vr ये लिख दिया मैंने, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन m, v इज वेलोसिटी, और r m vr इक्वल टू क्या बोला उसने, इंटीजर मल्टीपल ऑफ h अपॉन 2 पाई, n इंटू h अपॉन 2 पाई। यहां पर n क्या है आपका, इंटीजर, ये डायरेक्ट लिखा है मैंने ये स्टेटमेंट। क्यों, क्योंकि बोर्ड ने ऐसा आपका एक्सपेरिमेंटली करने के बाद बोला है, तो अपन उस डिटेल में नहीं जाएंगे ऐसा क्यों, आर यू गेटिंग इट, क्योंकि हमें इलेक्ट्रॉनिक्स में आना है लौट के भी, इतना भी गहराई में नहीं जाना फालतू की चीजों में कि हम लौट के आने में हमें कम से कम 6 घंटे लग जाए। ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक्स की जगह हम केमिस्ट्री पढ़ के निकल गए, पता पड़ा। ठीक है ओके नहीं कोई लेट नहीं हुआ, यहीं से स्टार्ट हुआ। एन एच अपॉन 2 पाई, इंटीजर का मतलब क्या होगा, n इक्वल टू 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, एंड 4 हो सकता है, एंड सो ऑन। दिस इज n एंड दिस n इज नथिंग बट, अभी थोड़ी देर समझ में आएगा, नथिंग बट प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है n, ये कुछ नहीं है ये। ठीक है एन एच अपॉन 2 पाई। ओके
ये इक्वेशन ले ली मैंने, अब करना क्या है? सर हाथ पैर फूल गए, करें क्या? करना कुछ नहीं है, जीवन का उद्देश्य है। जो इक्वेशन 3 आई थी, टोटल एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन आया था कितना, -E²/8πε0r, उसमें हमारी r से दुश्मनी थी क्योंकि वो r कंटिन्यूअस था, उसकी वजह से एनर्जी कंटिन्यूअस थी, जिसकी वजह से डाउट आ रहा था कि इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है तो उसकी एनर्जी स्लोली स्लोली कम होनी चाहिए और इवेंचुअली इलेक्ट्रॉन को न्यूक्लियस में गिर जाना चाहिए। ठीक है, अगर मैं उस r को क्वांटाइज कर दूं तो एनर्जी क्वांटाइज हो जाएंगी। तो हमारे जीवन का लक्ष्य क्या है? जो टोटल एनर्जी की इक्वेशन में जो r आ रहा है, उस रेडियस r को क्वांटाइज्ड कर दें हम। तो r को क्वांटाइज करने के जीवन के उद्देश्य में हम जा रहे हैं। देखते हैं हम r को क्वांटाइज कैसे कर सकते हैं। हम इक्वेशन 1 पर जाते हैं, हम इक्वेशन 1 से लेकर आते हैं, छीन के लेकर आते हैं। इक्वेशन 1 में क्या बोला था आपने? सेंट्रीफ्यूगल फोर्स mv²/r इक्वल टू कूलम्बिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन E²/4πε0r²। ये आपने बोला था। अब मेरे जीवन का उद्देश्य क्या है? r की वैल्यू निकालना। तो r कैसे आएगा? देखिए यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लाई करूं तो यहाँ पर बचा रह जाएगा r इज इक्वल टू E² क्या आ गया, 4πε0 mv²। ओके, अब मैं ऐसा कर दूं, क्योंकि मेरे पास यहां इस इक्वेशन से mv की वैल्यू आ सकती है, m² v² की वैल्यू आ सकती है। ऐसा नहीं हो सकता कि m वैल्यू 1 बना रहे m की पावर और v की पावर 2 बन जाए, वो वैल्यू आप नहीं निकाल पाओगे कभी। तो आप क्या करो, इस इक्वेशन में m का ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दो, तो me²/4πε0 ये हो जाएगा mv²। ओके, इस इक्वेशन से mv² निकालूं, इस इक्वेशन से मैं क्या निकालूं कि mv² निकालूं तो वो कितना आएगा, n²h²/4π², 2 का स्क्वायर 4π² अपॉन, अब देख mv का होल स्क्वायर निकाल रहा हूं, r नीचे आ रहा होगा तो नीचे आएगा r², आएगा कि नहीं आएगा? mv = nh/2πr आ रहा होगा, n²h²/4π²r², ये आ गया। तो r इक्वल टू मैं यहां से लिखूं बेटा, r इक्वल टू लिखूं तो नेक्स्ट स्लाइड पर देखूं मैं, r इक्वल टू, देख r इक्वल टू me²। मेरे जीवन का उद्देश्य क्या है? अभी r की वैल्यू निकालना इन क्वांटाइज्ड फॉर्म, ओके, अपॉन 4πε0। पता भी होना चाहिए ना मैथमेटिक्स में कैलकुलेशन क्यों कर रहे हैं। mv का होल स्क्वायर की बात करूं तो mv का होल स्क्वायर क्या आ गया यहाँ पर, n²h² अपॉन, ये पूरी वैल्यू रख देता हूं, ओके, n²h² अपॉन क्या आ गया, 4π²r²। ये किसकी जगह रखा मैंने? इस mv² की जगह रखा। मतलब आप क्या कर रहे हो, इक्वेशन हमेशा ऐसा कर दिया करो। मेरा ये गोले का मतलब क्या होता है कि मैं इसके साथ छेड़खान करने वाला हूं, ये मीनिंग है। और वही छेड़खान कर दी मैंने यहाँ पर, ठीक है। अब मेरे जीवन का उद्देश्य क्या है बेटा, r निकालना है। इसको थोड़ा और सॉल्व कर, ये क्या दिख रहा है, me², ये r² ऊपर जाएगा, ये r² डिवाइड बाई, ये देख 4 से 4 कैंसिल, पाई से पाई कैंसिल, तो पाई भी आएगा ऊपर। देख ये 4 से 4 कैंसिल, ये पाई से एक पाई कैंसिल हो जाएगा, पाई ऊपर चला गया, r² ऊपर चला गया, नीचे क्या बचा रहेगा, पाई तो कैंसिल हो चुका है, ε0 n²h²। ओहो, r इक्वल टू आया ये तो बेटा, हमें तो r निकालना है। देखिए r² इधर दिख रहा है, इधर r दिख रहा है, तो फिर r इक्वल टू क्या आएगा, इस r को इधर लेके जाऊं तो एक r बचा रह जाएगा, तो r इक्वल टू आ जाएगा तेरा फाइनली ε0 n²h² अपॉन, यस और नो, पाई me², पाई me²। दिस इज द वैल्यू ऑफ रेडियस r, ε0 n²h² अपॉन पाई me²। ये आ गया आपका रेडियस की वैल्यू r। अच्छी बात है। अब r की वैल्यू आ गई। देख बेटा r क्वांटाइज्ड है बेटा, देख ध्यान से, ε0 कांस्टेंट, पाई कांस्टेंट, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन कांस्टेंट, e कांस्टेंट, h प्लैंक कांस्टेंट, n क्या है, इंटीजर, n की वैल्यू 1 2 3 4 5 रखेगा तो r भी क्या हो जाएगा तेरा, क्वांटाइज्ड हो गया। क्योंकि यहाँ पर n की वैल्यू केवल और केवल 1 हो सकती है, 2 हो सकती है एंड 3 हो सकती है, इसलिए r की वैल्यू भी आपकी एक फिक्स्ड डिफाइंड वैल्यू हो गई r की। तो आप पहले सोच रहे थे कि 1.2 रख दूं, 1.21 रख दूं, कुछ भी रख दूं r की वैल्यू, अब कुछ भी नहीं रख सकते, एक बढ़िया वाली वैल्यू मिल गई मुझे r की। r की वैल्यू मिल गई तो निकाल दे टोटल एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन, टोटल एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन। टोटल एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या आया था आपका इक्वेशन 3 से, -e² अपॉन 8πε0 r, यही आया था, ये इक्वेशन 3 से, इक्वेशन 3, यस और नो, -e² अपॉन 8πε0 r।
ओके चलो इसमें ई की वैल्यू निकाल दूंगा मैं, टोटल एनर्जी ये ले, टोटल एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू माइनस ई स्क्वायर अपॉन 8 पाई एप्सिलॉन नॉट आर। अब बेटा आर क्वांटाइज्ड है, आर क्वांटाइज्ड रखूंगा तो एनर्जी भी क्वांटाइज्ड आ जाएंगी तेरी, बस यही तो जीवन का उद्देश्य था बोर का। तो आर की वैल्यू यहां रख दे, एप्सिलॉन नॉट एन स्क्वायर एच स्क्वायर, एप्सिलॉन नॉट एन स्क्वायर एच स्क्वायर अपॉन पाई एम ई स्क्वायर। ओके तो ये आ गया देख, पाई एम ई टू द पावर ऑफ 4, ओके पाई एम ई टू द पावर ऑफ 4, ये आ गया 8 पाई एप्सिलॉन नॉट एन स्क्वायर एच स्क्वायर। अब देख बेटा टोटल एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन को देखूं मैं तो ये आ गया पाई से पाई कैंसिल, पाई पाई, ओके ये आ गया तेरा m e टू द पावर ऑफ 4 डिवाइडेड बाई 8 एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर h स्क्वायर इनटू 1 अपॉन n स्क्वायर। ये आ गया टोटल एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन। घबराओ मत बेटा, ये इसकी यूनिट क्या होगी, जूल्स होगी एनर्जी की बाय डिफॉल्ट। ओके नाउ सी, अब यहां पर देख m का मतलब मास ऑफ इलेक्ट्रॉन 9.1 गुणा 10 की घात माइनस 31, 9.1 इंटू 10 पावर माइनस 31 किलोग्राम। ओके इलेक्ट्रॉन चार्ज साइन ऑलरेडी ले चुके हैं तो अब इलेक्ट्रॉन का साइन क्या रखेंगे, प्लस साइन के साथ। क्यों, क्योंकि माइनस साइन ऑलरेडी आप कैलकुलेशन में ले चुके हो चाचा, ये सुनो। इसीलिए हम जब भी मैथमेटिकल क्वेश्चन कर रहे होते हैं नेटवर्क के, एनालॉग के, किसी भी सब्जेक्ट के, वहां इलेक्ट्रॉन की चार्ज की बात आती है तो हम साइन नहीं रखते हैं। क्यों, कि साइन हम ले चुके होते हैं कैलकुलेशन में, हर चीज में कंसीडर कर चुके होते हैं। ड्राइव कर सकते हैं आप एग्जाम में, याद करने की जरूरत नहीं है। ओके नो नीड टू रिमेंबर। अभी मैं लास्ट इक्वेशन में पहुंचने वाला हूं, कंक्लूड करूंगा मैं। एप्सिलॉन नॉट कितना आएगा यहाँ से, एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू होती है 8.85 इंटू 10 टू द पावर ऑफ माइनस 14 फेरेड पर सेंटीमीटर, और फेरेड पर मीटर में लिखूं तो 10 पावर माइनस 12, ले मीटर में लिख देता हूं सबको, इंटू 10 टू द पावर ऑफ माइनस 12 फेरेड पर मीटर, मीटर इक्वल टू 100 सेंटीमीटर, 10 पावर माइनस 14 हो जाता है। ठीक है, एच प्लांक कांस्टेंट है 6.626 इंटू 10 पावर माइनस 34 जाउल्स इंटू सेकेंड, एंड एप्सिलॉन नॉट एब्सोल्यूट परमिटिविटी है 8.85 इंटू 10 टू द पावर ऑफ, ये लिख तो दिया मैंने एप्सिलॉन नॉट। ओके दोबारा क्यों लिख रहा हूं। ओके चलो ये होता है। अब मैं एच की वैल्यू, एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू, एम की वैल्यू रख दूं, ई की वैल्यू रख दूं, साथ ही साथ जूल्स को इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कैसे कन्वर्ट करते हैं, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इक्वल टू 1.6 इंटू 10 टू द पावर ऑफ माइनस 19 जाउल्स। तो 1 जाउल्स इक्वल टू क्या होगा, 1 जूल्स इक्वल टू लिखूं मैं तो वो आएगा 10 टू द पावर ऑफ 19 अपॉन 1.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। एक 1 जूल्स निकालो, इसको डिवाइड कर दो 1 अपॉन 1.6 इंटू 10 पावर माइनस 19, 10 पावर 19 अपॉन 1.6। मतलब इस इक्वेशन में m की वैल्यू रख दूं, e की वैल्यू रख दूं, एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू रख दूं, h की वैल्यू रख दूं, और साथ ही साथ जूल्स को इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट कर दूं। कैसे कन्वर्ट करूंगा, 10 पावर 19 का मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय 1.6, यू विल गेट आंसर इन इलेक्ट्रॉन वोल्ट। और ये जादुई इक्वेशन आपको दिखेगी, और ये इक्वेशन हर बच्चे ने अपने जीवन में देखी है, अगर थोड़ा बहुत भी उसने पढ़ाई की है। ईट इक्वल टू आ जाएगा माइनस 13.6 अपॉन एन स्क्वायर इलेक्ट्रॉन वोल्ट। सबने देखी है बेटा इक्वेशन, देखो बहुत सारे लोगों ने देखी है, कितने लोगों ने देखी है इक्वेशन, ऐसे ड्राइव होती है इक्वेशन। यस और नो, कितने लोगों ने जिंदगी में देखी है अपनी इक्वेशन, ऐसे ड्राइव होती है दिस इक्वेशन। आर यू गेटिंग इट, देखी थी बचपन में, यस और नो। यस यहाँ पर n की वैल्यू क्या है बेटा, n की वैल्यू है 1 2 3 एंड सो ऑन, दैट इज नथिंग बट, ओके, where n is nothing but principal quantum number। ये प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है ये, और कुछ नहीं है। 1 का मतलब है फर्स्ट ऑर्बिट, सेकंड ऑर्बिट, थर्ड ऑर्बिट, लाइक दैट। ओके ये मीनिंग है इसका। ऐसे ही आप मान लो इलेक्ट्रॉन का चार्ज Z इंटू ई मान लेते हैं आप, न्यूक्लियस का चार्ज, ठीक है। नहीं, क्वांटम नंबर सेम कहां हो सकते हैं, पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल की तुमने ऐसी कैसी कर दी, नो टू इलेक्ट्रॉन कैन हैव सेम सेट ऑफ क्वांटम नंबर, नो टू इलेक्ट्रॉन कैन हैव सेम सेट ऑफ क्वांटम नंबर। ओके आर यू गेटिंग इट, नाउ सी। ओके
3s और 3p के क्वांटम नंबर कहाँ सेम है? ओके ओके, हम कंसीडर करेंगे इलेक्ट्रॉन की स्पिन भी होती है आपकी, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर भी होता है, ओके, एजिमुथल क्वांटम नंबर भी होता है आपका, ओके। चलो, इट इक्वल टू ये आ गया आपका टोटल एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन द इलेक्ट्रॉन वोल्ट माइनस 13.6 अपॉन n स्क्वायर। ओके, ये एक एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन इतनी एनर्जीज को आपके ऑक्यूपाई कर सकता है। अब देखता हूं मैं n इक्वल टू 1 रखूं तो क्या आएगा, n इक्वल टू 2 रखूं तो क्या आएगा, n इक्वल टू 3 रखूं तो क्या आएगा। अब मैं बात करने वाला हूं एटॉमिक एनर्जी लेवल की, एटॉमिक ठीक है, एटॉमिक एनर्जी लेवल, एटॉमिक एनर्जी लेवल, एटॉमिक एनर्जी लेवल की बात करें हम, व्हाट इज एटॉमिक एनर्जी लेवल? नाउ सी, एटॉमिक एनर्जी लेवल, एटॉमिक एनर्जी लेवल का मतलब है, मान लो मैंने मान लिया न्यूक्लियस, न्यूक्लियस एट द बॉटम ऑफ द पेज। अब न्यूक्लियस है, मैं n इक्वल टू 1 रखूंगा तो इलेक्ट्रॉन की एनर्जी क्या आएगी? अदरवाइज आप अगर कंसीडर करते हैं कि न्यूक्लियस का चार्ज Z इंटू ई है तो एक Z का फैक्टर आ रहा होता है आपका, नो प्रॉब्लम उससे, है ना, उससे ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट कॉन्सेप्ट कहीं पे डाइवर्ट नहीं होंगे। ओके चलो, अब मैंने ले लिया n इक्वल टू 1, n इक्वल टू 1, फर्स्ट प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, फर्स्ट ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन की एनर्जी, तो कैलकुलेट करूंगा तो कितना आएगा, माइनस 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब रखा मैंने n इक्वल टू 2 एंड सो ऑन, n इक्वल टू इनफाइनाइट के लिए, सपोज n इक्वल टू 2 के लिए लिखूं मैं, तो मुझे लिखने की जरूरत नहीं है, मैं तो ऐसे लिखूंगा माइनस 13.6 अपॉन 2 स्क्वायर इलेक्ट्रॉन वोल्ट एंड सो ऑन सो ऑन सो ऑन। n इक्वल टू इनफाइनाइट की बात करूं, इनफाइनाइट पॉसिबल नहीं है सर, तो फिर क्यों लिख रहे हो? अरे वैसे ही लिख दिया, मजाक है, मैथमेटिक्स का मजाक। n इनफाइनाइट का मतलब क्या होगा, एक ऐसा एटम जिसका साइज अर्थ से भी बड़ा हो, ब्रह्मांड के बराबर हो, इनफाइनाइट, इतना बड़ा एटम हो, ब्रह्मांड खुद एटम से मिलकर बना हुआ है और एटम ब्रह्मांड के बराबर है, ब्रह्मांड खुद एटम से मिलकर बना है और एटम का साइज ब्रह्मांड के बराबर है, मतलब क्या है, इनफाइनाइट नहीं है पॉसिबल। ओके, n इक्वल टू इनफाइनाइट इज नॉट पॉसिबल, जस्ट फॉर मैथमेटिक्स ओनली। ओके, सो एनर्जी की बात करूं अगेन, तो माइनस 13.6 थी, ये लेस नेगेटिव था और फाइनली एनर्जी 0 इलेक्ट्रॉन वोल्ट हो गया। इसका मतलब एनर्जी इज इंक्रीजिंग, अगेन न्यूक्लियस से दूर जा रहा हूं तो इलेक्ट्रॉन की एनर्जी क्या हो रही है आपकी, बढ़ रही है। So this equation is also considering that the fact that total energy of electron increases. Are you getting it? Okay, total energy of electron increases in upward direction. Okay. सर ये जो एनर्जी लेवल दिख रहे हैं आपको, ये एनर्जी लेवल दिख रहे हैं ना आपको, फर्स्ट एनर्जी लेवल, सेकंड एनर्जी लेवल, थर्ड एनर्जी लेवल, फोर्थ एनर्जी लेवल, इसलिए इस डायग्राम को क्या मैं बोल सकता हूं, और क्या कर बोल सकता हूं इसको, एनर्जी लेवल डायग्राम। क्या बोल सकता हूं मैं इसको, एनर्जी लेवल डायग्राम। क्या बोल सकता हूं मैं इसको, एनर्जी लेवल्स। लेवल्स का बना, एनर्जी बैंड नहीं, मैंने बैंड नहीं बोला चाचा, बैंड नहीं, ना ना ना, मैंने बोला एनर्जी लेवल। एनर्जी के लेवल है, फर्स्ट एनर्जी लेवल, सेकंड एनर्जी लेवल, थर्ड एनर्जी लेवल एंड सो ऑन। आर यू गेटिंग इट? ओके, एटॉमिक एनर्जी लेवल क्यों बोला मैंने, क्योंकि ये सिंगल एटम के लिए बना रहा हूं मैं। क्या मैंने मटेरियल के लिए बनाया क्या? नहीं, मैंने एक सिंगल एटम की बात कर रहा हूं, अभी मटेरियल की बात ही नहीं कर रहा हूं मैं। तो एटम के एनर्जी लेवल है, या एनर्जी लेवल डायग्राम बोल दूं, या ये एनर्जी लेवल डायग्राम कैसे दिख रहे हैं, डिस्क्रीट नेचर में कि कंटिन्यूअस है? बताओ, ये डिस्क्रीट फॉर्म में दिख रहे हैं एनर्जी लेवल की कंटिन्यूअस? यही तो प्रिंसिपल था, डिस्क्रीट, डिस्क्रीट सेट्स ऑफ एनर्जी लेवल को इलेक्ट्रॉन बोल रहे हैं। अरे यार डिस्टर्ब करता है, बैंड क्यों नहीं बोल रहे? बैंड बोलेंगे, बताऊंगा मैं। डिस्क्रीट एनर्जी लेवल, बैंड बोलते हैं ग्रुप ऑफ एनर्जी लेवल को, ग्रुप नहीं एनर्जी लेवल का। ओके, तो डिस्क्रीट सेट्स ऑफ एनर्जी लेवल आए, इसलिए इसको बोलेंगे डिस्क्रीट एनर्जी लेवल। क्या बोलेंगे हम इसको? डिस्क्रीट एनर्जी लेवल, डिस्क्रीट है एनर्जी लेवल। ओके, सो एक सिंगल एटम की बात करूं तो उसमें एनर्जी लेवल डिस्क्रीट आते हैं। ओके भैया, एनर्जी बैंड ऐसे समझ में आएंगे आज ना कि जिंदगी ऐसी लगेगी हलवा, गेटिंग, हलवा लगेगी। ओके, विदाउट एनी कॉम्प्लिकेशन ऑफ श्रोडिंगर वेव इक्वेशन। ओके, नाउ सी, ये एटॉमिक एनर्जी लेवल बन गए। चल बेटा थोड़ा हाइड्रोजन के बारे में बात करते हैं, थोड़ा हाइड्रोजन एटम के बारे में बात करना स्टार्ट करते हैं। हाइड्रोजन, सर नहीं हम नहीं खेल रहे, हाइड्रोजन आता है मूड खराब होता है हमारा, हम सिलिकॉन पढ़ेंगे। अरे रुक जाना रुक जाना, हाइड्रोजन सबसे सिंपल एटम है, इसलिए मैं हाइड्रोजन को लिया हूं मैं, रुक तो जा। ओके, हाइड्रोजन एटम, हाइड्रोजन एटम की बात करूं उसमें एनर्जी लेवल डायग्राम बनाऊं मैं, तो कैसे बनाऊंगा मैं? चलो
ये मेरे पास एक हाइड्रोजन एटम है, ये मेरे पास एक हाइड्रोजन एटम है, अरे यार ओके, ये हाइड्रोजन एटम है, ठीक है। चलो, ये मेरे पास एक हाइड्रोजन एटम है, इसमें एक इलेक्ट्रॉन ये है, यहाँ पाया जा रहा है एक इलेक्ट्रॉन, और ये न्यूक्लियस है भैया आपका, ये क्या आपका न्यूक्लियस है, ठीक है। ये हाइड्रोजन एटम है और ये एक न्यूक्लियस है। तो n इक्वल टू क्या हो गया इसके लिए 1, n इक्वल टू 1, ओके। n इक्वल टू 1 है और एक न्यूक्लियस इसमें इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है, ओके, छोटा सा। अब इसके लिए अगर मैं एनर्जी लेवल डायग्राम बनाऊं तो कैसे बनाऊंगा? ये न्यूक्लियस, हर बार न्यूक्लियस नहीं बनाया करूंगा मैं, अब आज दिखा रहा हूं न्यूक्लियस के रिस्पेक्ट में क्या होगा, ये एनर्जी लेवल होगा, और इस एनर्जी लेवल की वैल्यू क्या है, n इक्वल टू 1, और इस पर इलेक्ट्रॉन क्या पाया जा रहा है, एक इलेक्ट्रॉन, और इसकी एनर्जी कितनी है, -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ओके, -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ओके, अच्छी बात है। सपोज आपके पास एक और एटम है, हाइड्रोजन एटम, जो कि इससे दूर रखा हुआ है पाकिस्तान में, इससे दूर रखा हुआ है, लेकिन ये कहां रखा हुआ है, सपोज पाकिस्तान में। ये रखा हुआ है इंडिया में, फर्स्ट वाला एटम ये रखा हुआ है इंडिया में, और ये रखा हुआ है पाकिस्तान में, मतलब एक दूसरे से दूर, वुहान में नहीं। और बिल्कुल सिमिलर एटम है, देख सिमिलर एटम है, मतलब एटम में इलेक्ट्रॉन की पोजीशन भी सेम बना दी मैंने, ओके, बिल्कुल सिमिलर एटम है, ओके। नाउ सी, इसके लिए भी n इक्वल टू क्या होगा 1, इलेक्ट्रॉन की एनर्जी -13.6 होगी, ये ले लिया मैंने चाचा, नेपाल मान सकते हैं, नेपाल बहुत अच्छा है, ओके, चल बेटा नेपाल मान लिया, तू जो बोले वो मान लेंगे, ठीक, ले। इसके लिए भी n इक्वल टू 1, ये ले, ये इलेक्ट्रॉन है, इसमें इलेक्ट्रॉन की एनर्जी -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ओके, ये ले, चल यहां तक आ गए। अब बेटा देख, शायद सभी मटेरियल के एटम में इलेक्ट्रॉन नहीं, वहां पर जेड आता है भाई, आर यू गेटिंग इट, जेड का मल्टीप्लिकेशन आएगा, आर यू गेटिंग इट, क्योंकि उसमें क्या होंगे, प्रोटॉन ज्यादा होते हैं। अभी हमने एक प्रोटॉन के सिस्टम के लिए डिफाइन करके कर दिया काम, अदरवाइज जेड इंटू जेड स्क्वायर का फैक्टर आता है एक, है ना, एटॉमिक नंबर का, ओके। चल, अब मैंने यहाँ पर बात किया, ये दोनों एटम एक दूसरे से फार अवे हैं, ये दोनों एटम एक दूसरे से फार अवे हैं, दोनों एटम एक दूसरे से फार अवे हैं, तब की बात कर रहा हूँ, ओके। ये दोनों, एक इंडिया में एक पाकिस्तान में, दो आइडेंटिकल एटम है, दोनों एक दूसरे दूर दूर रखे हुए हैं, दोनों में इलेक्ट्रॉन की एनर्जी -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, ये दोनों क्या है आपके, फार अवे हैं, दोनों एटम फार अवे हैं, दोनों में इलेक्ट्रॉन की एनर्जी डिफरेंट है। अब बेटा बता मेरे को एक चीज बता, बिल्कुल एकदम क्लियर करना अपन को, एनर्जी बैंड डायग्राम कैसे बनते हैं मैं समझाऊंगा। ये एक सिंगल एटम है हाइड्रोजन का, उसमें इलेक्ट्रॉन की एनर्जी -13.6, दूसरा एटम है पाकिस्तान में रखा है, एक इंडिया में रखा है, दूसरे में भी इलेक्ट्रॉन की एनर्जी -13.6 है। स्टोरी में चलो थोड़ा, स्टोरी क्या थी, -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी कहां से आया था, आर यू गेटिंग इट, कहां से आया -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, कहां से आया, हिस्ट्री में जाओ, सेंट्रीपेटल फोर्स, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के बराबर किया मैंने, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स था mv²/r, और सेंट्रीपेटल फोर्स कुछ अलग नहीं था, कूलम्बिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन था बिटवीन न्यूक्लियस एंड इलेक्ट्रॉन, आर यू गेटिंग इट, न्यूक्लियस एंड इलेक्ट्रॉन। अगर वो कूलम्बिक फोर्स डिस्टर्ब हो जाए तेरा, तो सब कुछ डिस्टर्ब हो जाएगा जिंदगी में, क्यों, क्योंकि उस कूलम्बिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की वैल्यू चेंज हुई, तो इस इक्वेशन को जो मैंने दिया था, फर्स्ट इक्वेशन को मैंने बोर मॉडल के थर्ड वाले डिस्कशन में लेकर आया, देख यहाँ पर, ये बोर मॉडल के थर्ड वाले में इक्वेशन 1 को लेकर आया। इस इक्वेशन 1 का राइट हैंड साइड क्या है, कूलम्बिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन टू पार्टिकल्स, दैट इज न्यूक्लियस पॉजिटिवली चार्ज और पार्टिकल इलेक्ट्रॉन के बीच का। अगर ये इंटरेक्शन चेंज हो जाए, आपका इलेक्ट्रॉन पर लगने वाला कूलम्बिक फोर्स चेंज हो जाए, तो ये इक्वेशन का राइट हैंड साइड क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा, राइट हैंड साइड चेंज हो जाएगा, तो आर की वैल्यू चेंज हो जाएगी, आर की वैल्यू चेंज हो जाएगी, तो एनर्जी की वैल्यू जो आ रही होगी वो एनर्जी की वैल्यू चेंज हो जाएगी, मतलब एनर्जी -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट नहीं आएगी। सो -13.6 कब आ रही है, जब आपका बिल्कुल आइसोलेटेड एटम है, इलेक्ट्रॉन पर केवल उसी के न्यूक्लियस का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लग रहा है तब,
बिल्कुल परफेक्टली। लेकिन अगर दूसरा एटम कहीं पास में आया और इसके कूलाम्बिक फोर्स को डिस्टर्ब किया, इक्वेशन 1 डिस्टर्ब होगी, फिर बोर मॉडल के थर्ड पॉइंट में कैलकुलेशन किया है तो उसमें आर की वैल्यू चेंज होगी, आर की वैल्यू चेंज होगी तो एनर्जी की वैल्यू भी चेंज होने वाली है। ये बात आई हमारे समझ में। ये दो एटम फार अवे थे, दोनों में इलेक्ट्रॉन की एनर्जी सेम थी। अब देख क्या होगा, अब होगा जादू। अब देख जादू होगा। जादू ये होगा कि सपोज ये दोनों एटम तेरे पास पास आते हैं इंटरेक्शन में, ये ले, और पास बना लेता हूं, ले जिससे तेरे को मजा आ जाए, और पास बना लेता हूं, ले जिससे तेरे को मजा आ जाए। ओके ले, अब देख ओके, अब मजा आ गया, सही बनने लग गया। चल बेटा, ये प्लस ये प्लस, दोनों एटम बिल्कुल एक जैसे हैं, आइडेंटिकल। ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पाया जा रहा है, इसमें इसमें भी इलेक्ट्रॉन की पोजीशन सेम है। अब देख बेटा जादू जिंदगी का, जादू जिंदगी का। अब बेटा मेरे को बता, ये जो इलेक्ट्रॉन है पहले वाले एटम का, इस पे अपने न्यूक्लियस का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन तो लग ही रहा होगा, साथ ही साथ ये बगल में दूसरा एटम है ना, ये पास पास आ गए, ऐसा नो नियर आ गए, ये इंटरेक्शन में आ गए, क्लोज आ गए एक दूसरे के, नियर, ठीक है, टू ईच अदर, नियर टू ईच अदर। दोनों एटम जब दूर दूर थे, दोनों में इलेक्ट्रॉन की एनर्जी सेम थी, -13.6। क्लोज आए, पास पास आए, यस और नो। पास पास क्यों आ रहे हैं, पहली बात ये सोचो, वाई पास पास क्यों पढ़ रहे हैं, पास पास आए नहीं, वो दो एटम पास पास आते हैं। अरे क्यों आते हैं चाचा, मटेरियल बनाने के लिए। हर मटेरियल नंबर ऑफ एटम से मिलकर बना हुआ है, नंबर ऑफ एटम से मिलकर बना हुआ है, तो दो एटम को पढ़ ले, फिर एन नंबर ऑफ एटम पास पास आएंगे तब क्या होगा, उसको पढ़ लेंगे, तो हम समझ गए मटेरियल के अंदर क्या हो रहा है। आर यू गेटिंग इट? सो दो एटम पास पास आए। अब देख इस इलेक्ट्रॉन की बात करूंगा, पहले वाले इलेक्ट्रॉन की। अब देख मैं समझा रहा हूं, फिर लिखाऊं। इस इलेक्ट्रॉन पर अपने न्यूक्लियस का कूलाम्बिक फोर्स तो लग ही रहा है, साथ ही साथ इसका भी कूलाम्बिक फोर्स लग रहा है, यस और नो, इसका भी कूलाम्बिक फोर्स लग रहा है। साथ ही साथ इस इलेक्ट्रॉन का कूलाम्बिक फोर्स ऑफ रिपल्सन भी लग रहा है आपका। मतलब इस इलेक्ट्रॉन पर लगने वाला कूलाम्बिक फोर्स पहले के कंपेयर में चेंज हो गया। तो अब इलेक्ट्रॉन की एनर्जी -13.6 आएगी क्या, बता जल्दी। इलेक्ट्रॉन की एनर्जी -13.6 आएगी क्या, नहीं आएगी, नहीं आएगी, यस और नो। नेक्स्ट नेक्स्ट नेक्स्ट। अब देख बेटा, अब देख इस इलेक्ट्रॉन की बात करूं, इस इलेक्ट्रॉन पर इसका कूलाम्बिक फोर्स लग रहा था अकेला, तब -13.6 आ रही थी, लेकिन इस पर इसका भी कूलाम्बिक फोर्स लगेगा और इन दोनों इलेक्ट्रॉन का आपस का रिपल्सिव फोर्स भी लगेगा, तो इसकी भी क्या होगी एनर्जी, -13.6 नहीं आएगी। अब देखते हैं कि दोनों इलेक्ट्रॉन की एनर्जी -13.6 नहीं आएगी तो क्या दोनों की सेम हो सकती है, क्या दोनों की एनर्जी सेम हो सकती है क्या चाचा, ये चेक करना है। देख बेटा सेम नहीं होगी, क्यों नहीं होगी सेम। अब देख इन दोनों इलेक्ट्रॉन का आपस में जो फोर्स लग रहा है रिपल्सन, वो तो सेम ही होगा। जब मैं इस इलेक्ट्रॉन पर इसकी वजह से लगने वाला फोर्स निकालूं या इस पर इसकी वजह से लगने वाला फोर्स निकालूं, वो तो सेम ही आएगा। पोजीशन दोनों इलेक्ट्रॉन की सेम है बिल्कुल एकदम, ओके बिल्कुल परफेक्ट। तो इस पर इसकी वजह से लगने वाला फोर्स और इस पर इसकी वजह से लगने वाला फोर्स तो सेम ही होगा, उसको इग्नोर मार दो, है ना। इग्नोर क्यों मार दिया, मतलब वो सेम फोर्स है तो दोनों में कोई डिफरेंस नहीं। हम ये देख रहे हैं कि दोनों के अगर कूलाम्बिक फोर्स, दोनों पर लगने वाले, दोनों इलेक्ट्रॉन पर लगने वाले कूलाम्बिक फोर्स अलग अलग होंगे तो दोनों इलेक्ट्रॉन की एनर्जी अलग अलग होगी। दोनों पर लगने वाले कूलाम्बिक फोर्स सेम होंगे तो दोनों की एनर्जी सेम होगी। तो ये वाले फोर्स तो सेम हो गए आपके, ये वाले फोर्स इस पर इसकी वजह से, इस पर इसकी वजह से, तो ठीक है, फिर तो इसके हिसाब से एनर्जी सेम होनी चाहिए। लेकिन इस इलेक्ट्रॉन पर इसकी वजह से लगने वाला फोर्स, इस इलेक्ट्रॉन पर इसकी वजह से लगने वाला फोर्स वो भी सेम होगा। दोनों इलेक्ट्रॉन पर पेरेंट न्यूक्लियस की वजह से लगने वाला फोर्स सेम होगा। अब बचा रह गया इस इलेक्ट्रॉन पर इस न्यूक्लियस की वजह से लगने वाला फोर्स। दिस इलेक्ट्रॉन इज वेरी क्लोज टू दिस न्यूक्लियस, तो इन दोनों के बीच में लगने वाला जो फोर्स होगा कूलाम्बिक फोर्स, वो ज्यादा होगा, है ना। और इस इलेक्ट्रॉन पर इसकी वजह से लगने वाला फोर्स अलग होगा, क्योंकि इस इलेक्ट्रॉन और इस न्यूक्लियस के बीच की डिस्टेंस इतनी है, इतनी, और इस इलेक्ट्रॉन और इस न्यूक्लियस के बीच की डिस्टेंस अलग है। मतलब पहले वाले एटम के इलेक्ट्रॉन पर सराउंडिंग न्यूक्लियस से लगने वाला फोर्स अलग है, दूसरे एटम के इलेक्ट्रॉन पर फर्स्ट वाले एटम के न्यूक्लियस से लगने वाला फोर्स अलग है। दोनों पर लगने वाले कूलाम्बिक फोर्स अब क्या होगा, नेट कूलाम्बिक फोर्स डिफरेंट हो जाएगा, जिसकी वजह से दोनों इलेक्ट्रॉन की एनर्जी डिफरेंट होगी और साथ ही साथ -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट नहीं होगी। सो मीनिंग इज दैट, देख बेटा इसको बना दूं चाचा,
देख ऐसे करके इस न्यूक्लियस की वजह से इस इलेक्ट्रॉन पर लगने वाला फोर्स इस डिस्टेंस पर डिपेंड करेगा और इस इलेक्ट्रॉन पर इस न्यूक्लियस की वजह से लगने वाला फोर्स इस डिस्टेंस पर डिपेंड करेगा। आर यू गेटिंग इट? ये डिस्टेंस अलग है, ये डिस्टेंस अलग है और ये डिस्टेंस अलग है, तो दोनों पर इलेक्ट्रॉन पर फॉरेन न्यूक्लियस से लगने वाले फोर्स अलग अलग हैं। ये डिस्टेंस अलग है r1 और ये डिस्टेंस है r2, अलग अलग डिस्टेंस है आपकी। x1 x2 बोल देता हूं लो, नहीं तो रेडियस वेडियस समझ लोगे, पता नहीं क्या क्या अर्थ का अनर्थ कर दोगे, अर्थ का अनर्थ कर देते हैं बच्चे। अब बाकी इस पर पेरेंट न्यूक्लियस से लगने वाला फोर्स, इस पर पेरेंट न्यूक्लियस की वजह से लगने वाला फोर्स, तो पेरेंट न्यूक्लियस से लगने वाले फोर्स दोनों के लिए सेम है, तो नो डिफरेंस। एक दूसरे इलेक्ट्रॉन पर लगने के फोर्स वो सेम है, बचा रह गया न्यूक्लियस से लगने वाला फोर्स, वो डिफरेंट होने की वजह से दोनों इलेक्ट्रॉन पर लगने वाले फोर्स क्या है? डिफरेंट डिफरेंट है। मीनिंग इज दैट बोथ इलेक्ट्रॉन्स आर फीलिंग डिफरेंट कूलम्ब फोर्स, बोथ इलेक्ट्रॉन्स आर फीलिंग different coulombic force, different force, okay, different coulombic force, different force, okay, different force, different coulombic force, coulombic force, हैंस क्या होगी? दोनों की एनर्जी डिफरेंट डिफरेंट होगी। तो अब बनाऊं मैं एनर्जी डायग्राम, देख। सो एनर्जी डायग्राम किसके बीच में बनेगा? ये देख एनर्जी, दूसरा कलर लेता हूँ, ब्लैक कलर लेता हूँ, जिंदगी में ब्लैक कलर नहीं लिया बहुत दिन से। ये ले, ये क्या है बेटा? ये ले, ये ले। सो यहाँ पे क्या लिखूंगा मैं? एनर्जी इन इलेक्ट्रॉन वोल्ट। किसकी एनर्जी? भगवान की नहीं, इलेक्ट्रॉन की एनर्जी। एक्स एक्सिस क्या होगा? डिस्टेंस बिटवीन एटम। क्या होगा एक्स एक्सिस? डिस्टेंस बिटवीन एटम। एटम दूर दूर है, फार अवे है, यहां पर लिख दूंगा फार अवे, इंडिया में और एक पाकिस्तान में। और यहां पर क्या रखूंगा मैं? पास पास आ गए, इसको बोलूंगा मैं इंट्रैक्शन। इंट्रैक्शन, जब वो दोनों दूर दूर थे, एक दूसरे से दूर दूर थे, तो दोनों की इलेक्ट्रॉन की एनर्जी क्या थी बेटा? दोनों इलेक्ट्रॉन की एनर्जी किससे शो करूंगा मैं? सेम एनर्जी लेवल। दोनों इलेक्ट्रॉन की एनर्जी क्या थी? सेम। एक इंडिया में है तब भी इलेक्ट्रॉन की एनर्जी उतनी है, एक पाकिस्तान में है उसकी एनर्जी भी उतनी है, -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। लेकिन जैसे ही वो पास पास आते जाएंगे, दोनों इलेक्ट्रॉन की एनर्जी -13.6 नहीं होगी, सेपरेट हो जाएगी, स्प्लिट हो जाएगी। दिस इज कॉल्ड व्हाट? स्प्लिटिंग ऑफ एनर्जी लेवल चाचा, स्प्लिटिंग ऑफ एनर्जी लेवल। टू डिफरेंट एनर्जीज में पहुंच गए, मतलब एक एनर्जी पर केवल और केवल एक इलेक्ट्रॉन आया इंटरेक्टिंग सिस्टम में। आर यू गेटिंग इट? इंटरेक्टिंग सिस्टम में दो इलेक्ट्रॉन की एनर्जी डिफरेंट डिफरेंट आई, तो जब दो एटम पास पास आते हैं तो उनमें इलेक्ट्रॉन की एनर्जी डेफिनेटली डिफरेंट डिफरेंट होगी। और जब एटम आइसोलेटेड है एक दूसरे दूर दूर, तो उसमें इलेक्ट्रॉन की एनर्जी सेम हो सकती है। आर यू गेटिंग इट? मीनिंग इज दैट एनर्जी लेवल क्या हो गए तेरे चाचा? एनर्जी लेवल क्या हो गए तेरे? स्प्लिट हो गए। स्प्लिटिंग ऑफ एनर्जी लेवल, स्प्लिटिंग ऑफ एनर्जी लेवल्स। सो आप पढ़ते हो ना, देखो गंदे तरीके से पढ़ते हो। When two atoms comes very close to each other, wave function of electron overlap, wave function, Schrödinger wave equation, गंदा क्रॉनिंग पेनी मॉडल, ब्लॉन्च थ्योरम मुझे आती है, लेकिन बच्चे को क्यों बताऊं मैं? क्या जरूरत है इलेक्ट्रॉनिक्स में, है ना? बहुत गंदा। फिजिक्स वालों के लिए जरूरत है, भोकाल दिखाने के लिए मैं श्रोडिंगर वेव इक्वेशन करा के क्रॉनिंग पेनी मॉडल कराऊं, फिर ब्लॉन्च थ्योरम कराऊं, और बस मैं लिखूं व्हेन टू एटम्स कम्स वेरी क्लोज टू ईच अदर, वेव फंक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन विल ओवरलैप, हेंस एनर्जी लेवल विल स्प्लिट। मूड खराब। फिर उसके बाद दूसरा तरीका when two atoms comes very close to each other, energy level will split। बस इतना बोल के निकल जाओ, इतना बोल के निकल जाओ। बच्चा सोच रहा है यार एनर्जी लेवल स्प्लिट क्यों हुए, दो एटम पास पास आए, तब भी मूड खराब। मीनिंग इज दैट
दिस इज द बिल्कुल परफेक्ट वे है आपका। दो एटम पास पास आए, कूलम्बिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इलेक्ट्रॉन पर लगने वाले डिफरेंट होंगे, तो क्लासिकली हमने देख लिया दोनों इलेक्ट्रॉन की एनर्जी सेम नहीं आने वाली, डिफरेंट डिफरेंट आने वाली है। मीनिंग इज दैट व्हेन टू एटम्स कम्स वेरी क्लोज टू ईच अदर, अगर कोई पूछे तो आप बता सकते हो व्हेन टू एटम्स कम्स वेरी क्लोज टू ईच अदर वेव फंक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन विल ओवरलैप, या इसी को बोलते हैं ऑर्बिटल्स का ओवरलैप होना, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी। आर यू गेटिंग इट? ये मीनिंग है, इसलिए एनर्जी लेवल स्प्लिट होते हैं। सो व्हेन टू एटम्स कम्स वेरी क्लोज टू ईच अदर, यहां पर तो मैंने समझा दिया, लिखाने के लिए ऐसे लिखा देता हूं मैं स्टैंडर्ड भाषा में, जो बुक्स में लिखी होती है, बुक्स वाली भाषा में। नोट, व्हेन टू एटम्स, कोई इंटरव्यू में पूछे तो ऐसे बोल दो, और फिर समझाने की बोले तो उससे बोलना सर प्लीज गिव मी अ 1 आवर टाइम, 1 घंटे का टाइम दो, आपके माथे पर ईडीसी लिख दूंगा, ऐसा बोलना इंटरव्यू में। ओके, 1 घंटे का टाइम दो, सब समझा दूंगा मैं, टाइम दे दो। व्हेन टू एटम्स कम very close to each other, वेव फंक्शन का मतलब क्या होता है? इन क्वांटम मैकेनिक्स इलेक्ट्रॉन कैन बी ट्रीटेड एज वेव, यस और नो? इलेक्ट्रॉन कैन बी ट्रीटेड एज वेव एंड वी कैन रिप्रेजेंट दैट वेव बाय द श्रोडिंगर वेव इक्वेशन। ओके, सो ईच अदर, very close to each other, wave function of electron overlap, hence energy level will split, hence energy level splits। okay, now see, ये हो गया। दूसरा तरीका क्या है? when two atoms comes very close to each other, पेरेंट एटम के इलेक्ट्रॉन पर सराउंडिंग न्यूक्लियस से लगने वाले फोर्स की वजह से इलेक्ट्रॉन पर लगने वाले कूलम्बिक फोर्स की वैल्यू चेंज होगी, इसलिए इलेक्ट्रॉन की एनर्जी स्प्लिट हो जाएगी। ओके, सो नाउ ये दो एटम के केस में था बेटा। सो यहां से विज्ञान क्या निकला आपका कि दो एटम मतलब दो इलेक्ट्रॉन है तो दो एनर्जी लेवल डिफरेंट आए आपके, मतलब जितने एनर्जी लेवल थे, इस एटम के एनर्जी लेवल था 1, इस एटम का एनर्जी लेवल था 1, दो एनर्जी लेवल थे तो दो एनर्जी लेवल अलग अलग बन गए आपके। 4 एनर्जी लेवल होंगे, 4 अलग अलग बन जाएंगे। 10 एनर्जी लेवल होंगे या 10 स्टेट होंगी तो 10 अलग अलग स्टेट में वो क्या हो जाएंगी? स्प्लिट हो जाएंगी। तो टोटल स्टेट्स विल स्प्लिट इन डिफरेंट स्टेट। टोटल स्टेट मान लो 10 है तो 10 आपकी अलग अलग स्टेट आ जाएंगी आपकी इंटरेक्शन के टाइम। सिमिलरली ये 2 एटम्स के बारे में बात किया मैंने। सिमिलरली अगर मैं n नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम ले लूं, n नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम, ओहो n नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स की बात करूं, पोजीशन अलग कैसे होगी? सिमिलर तो एटम होंगे मटेरियल के अंदर, मटेरियल के अंदर एटम तो सिमिलर ही होंगे आपके। आर यू गेटिंग इट? और डिसिमिलर पोजीशन भी होगी तो अलग अलग हो सकता है। देख बेटा यहां पर ही बताता हूं मैं। जब ये दोनों इलेक्ट्रॉन यहां पर पहुंचेंगे पीक पर, 12 बजेंगे घड़ी के, देखना बेटा यहां पर जब घड़ी में 12 बज रहे होंगे, ठीक है, ओके, देख बेटा जब घड़ी के 12 बज रहे होंगे, समझना बेटा, दोनों इलेक्ट्रॉन की पोजीशन इस टाइप से होगी कि दोनों की एनर्जी सेम होगी बेटा। आर यू गेटिंग इट? दोनों की एनर्जी क्या होगी? सेम। घड़ी में 6 बज रहे होंगे, देख फिर से 6 बज रहे होंगे घड़ी में यहां पर, तब उसके टाइम पर क्या होगा? दोनों पर लगने वाला फोर्स सेम होगा, एनर्जी सेम होगी, इलेक्ट्रॉन कंटिन्यूअसली मूव रहे। मतलब ये एनर्जी लेवल पता कैसे हो रहे हैं बेटा? ये एनर्जी लेवल देख, ये दो एनर्जी लेवल बने हैं ना, एक एनर्जी लेवल ये हाथ है मेरा और 2 बने हैं, ये ऐसे कर रहे हैं टाइम के साथ, चेंज हो रहा है बेटा ये। आर यू गेटिंग इट? इलेक्ट्रॉन की एनर्जी कर रही है, एनर्जी स्टेबल नहीं, बिल्कुल एकदम परफेक्ट एक ही एनर्जी इस बार। आर यू गेटिंग इट? कर रहे हैं, वो चेंज हो रहे हैं। सो एक टाइम है, जस्ट 2 पोजीशन है ऐसी, इस सर्कल के अंदर इनफाइनाइट पोजीशंस हैं, उन इनफाइनाइट पोजीशंस में से, मतलब एक इनफाइनाइट पॉइंट्स बना लूं मैं, वो इनफाइनाइट पॉइंट्स में से केवल 2 पॉइंट ऐसे हैं जहां पर इलेक्ट्रॉन की एनर्जी सेम हो सकती है, बाकी सब केसेस में एनर्जी डिफरेंट होगी, इसलिए हम बोल देते हैं एनर्जी लेवल विल स्प्लिट। आर यू गेटिंग इट? सो नाउ n नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम की बात करूं, n नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम की बात करूं तो n एटम्स होंगे तो कैसा बनेगा ये डायग्राम? एनर्जी, ओके, एनर्जी वर्सेस डिस्टेंस, ओके, ये एनर्जी वर्सेस डिस्टेंस बनाओ। ये इलेक्ट्रॉन की एनर्जी है बेटा, सब समझ में आएगा, ये सिंह आते जाओ। इलेक्ट्रॉन स्पिन मैग्नेटिक की बात करते हैं तब स्पिन की बात आती है उसमें इलेक्ट्रॉन की। अब ये तो केमिस्ट्री में चले गए ना आप, क्यों स्पिन होता है इलेक्ट्रॉन्स। ओके, इट इज जस्ट लाइक जैसे हमारी अर्थ है ना,
और अर्थ सन के अराउंड मूव कर रहा है, पूरा का पूरा प्लेनेटरी मोशन है। तो आपका ये ऑब्जर्व्ड है कि मैग्नेटिक इफेक्ट आ रहा है, तो उन्होंने बोला कि स्पिन हो रही होगी इसमें, तभी मैग्नेटिक इफेक्ट आ सकता है। तो मतलब एक्सपेरिमेंटली देखते हैं कि ये इफेक्ट आ रहा है, इसलिए ऐसा होना चाहिए। ओके, दिस इफेक्ट वी आर ऑब्जर्विंग, दैट्स व्हाई इट शुड बी लाइक दैट। सो एटम तो देख नहीं पा रहे ना एकदम बिल्कुल, इलेक्ट्रॉन नहीं दिखा अभी तक। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी जो होता है ना, उसका मतलब ये नहीं है कि इलेक्ट्रॉन को देख लोगे आप। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी का मतलब होता है इलेक्ट्रॉन को आप यूज कर रहे हो किसी मटेरियल का स्ट्रक्चर देखने के लिए। सो इलेक्ट्रॉन की वेव को यूज कर रहे हो, इलेक्ट्रॉन की वेवलेंथ को, इलेक्ट्रॉन की एनर्जी को यूज कर रहे हो। हमारी आंखों की जो वेवलेंथ है वो किसमें आती है? विजुअल रेंज में। तो हम विजुअल रेंज के क्रिएशंस को ही देख सकते हैं, कीड़े मकोड़े। लेकिन छोटा कीड़ा मकोड़ा देखना है हमें तो बहुत माइक्रोस्कोपी, ऑप्टिकल माइक्रोस्कोपी, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी, वहां जाना पड़ेगा। ठीक है, ओके चलो। सो ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ओके, एंड दिस इज द डिस्टेंस बिटवीन एटम, डिस्टेंस बिटवीन एटम्स। ओके, अब मैं देखूं सारे एन नंबर ऑफ एटम दूर दूर है, सपोज एक इंडिया में, एक पाकिस्तान में, एक नेपाल में, एक भूटान में, एक म्यांमार में, एक चाइना में, और एक मेरे घर में। ओके, ऐसे रखा हुआ है एटम। ये सारे एटम दूर दूर है तुमसे, एक दूसरे दूर दूर है। सब में इलेक्ट्रॉन की एनर्जी क्या होगी? सेम होगी। सब में इलेक्ट्रॉन की एनर्जी क्या होगी? सेम होगी। सब में इलेक्ट्रॉन की एनर्जी सेम है। ओके, तो बेटा अगर आपको क्लास में मजा आ रहा है, मैं बता रहा हूं लिटरली, तो आपके जो भी फ्रेंड्स हैं, आपके फ्रेंड्स हैं, आप चाहते हो कि उनका भला हो जाए, वो वास्तव में लिटरली वो तैयारी कर रहे हैं और कभी कर भी चुके हैं, तब भी उनसे बोल दो बेटा बहुत सिग्निफिकेंट डिफरेंस मिलने वाला है, आप आ जाओ, पढ़ लो, आप बाद में भविष्य में पैसा कमा सकते हो, लेकिन टाइम नहीं कमा पाओगे बेटा। इट इज नॉट लाइक दैट कि मैं अनअकैडमी का प्रमोशन कर रहा हूं, दैट इज नॉट लाइक दैट। प्लीज उनकी लाइफ के लिए, उनके फ्यूचर के लिए बोलिए, और बिल्कुल उनको सब्सक्रिप्शन अगर लेना है तो दिलवाइए और मेरे से बात करवाइए। ओके, मैं बताऊंगा उनको जिंदगी का राज। अब ये एन नंबर ऑफ एटम है, ये फार अवे हैं। ओके, EDC 10। ओके, तो उनको बुलाइए, क्योंकि भाई बर्बाद ना हो जाए। वो सोच रहे हैं कि हमने पहले तैयारी किया है, हमारे पूरे नोट्स बने हुए हैं, हम सेल्फ करेंगे। करो यार, कोई दिक्कत नहीं, सेल्फ इज गुड, बट वास्तव में बहुत कमी है EDC में। मैंने देखा है, मैंने लोगों में कभी नहीं बोला ऐसे किसी भी स्टूडेंट से। एनालॉग में बोला कि मैं पढ़ाऊंगा, अच्छा पढ़ाऊंगा, आपको मजा आएगा, क्वेश्चन बनेंगे परफेक्ट, मजा आएगा, कोई दिक्कत नहीं। क्योंकि एनालॉग बहुत सारे लोग पढ़ाते हैं और सभी अच्छे ही पढ़ा रहे होते हैं, नो डाउट। मेरे में बच्चों किसी को ज्यादा अच्छा लग गया होगा इस टॉपिक में, सो नो, मैं ऐसा नहीं बोलूंगा कि एनालॉग में बहुत बड़ा मैंने वो 30 मार्क आके काम कर दिया। वो छोटी मोटी चीजें सब कोई सीख सकता है, लेकिन EDC मेरा बहुत साल का ज्ञान है। मैं बहुत डर रहा था EDC पढ़ाने से ऑनलाइन, फिर मैंने कॉन्फिडेंस डेवलप किया कि चलो यार जो होगा वो देखा जाएगा, आपको तो हमको पढ़ाना है केवल। तो मैं यूट्यूब पर ही पढ़ाने लगा। मेरे लिए बहुत बड़ा रिस्क है वो यूट्यूब पर पढ़ाना EDC। ओके, क्योंकि मैंने इतने सालों से मेहनत करके जो जो पॉइंट क्लियर किए हैं एकदम किताबों में घुस घुस के, दैट आई एम गिविंग टू ऑल माई स्टूडेंट्स। ओके, और आप देख रहे हो ये चीजें, ये बुक्स में नहीं मिलेंगी, आप सर्च करना है ऐसे, और कहीं पे नहीं मिलेंगी। मेरी मेहनत है पूरी लाइफ की, ना मैंने किसी को कॉपी किया कभी भी, अपना खुद का। चलो, अब ये एन एटम्स पास पास आएंगे, इंटरेक्शन करेंगे। इंटरेक्शन करेंगे तो क्या होगा? इंटरेक्शन करेंगे तो क्या होगा? ओके, अब ये इंटरेक्शन कर रहे हैं, पास पास आएंगे तो क्या बोला? अब बोलेगा बेटा पास पास आएंगे सर, कैसे पॉसिबिलिटी? 4 एटम को पास पास रख ले और सेम एटम को देख ले, चारों इलेक्ट्रॉन पर कूलम्बिक फोर्स डिफरेंट लगेगा बेटा, देख लेना। चारों एटम के इलेक्ट्रॉन पर कूलम्बिक फोर्स डिफरेंट ही लगेगा बेटा, देख ले। 4 को इमेजिन कर ले अभी रख के, और चारों के इलेक्ट्रॉन पर क्या लगेगा? अलग अलग फोर्स लगेगा। ओके, सो नाउ क्या होगा आपका? नाउ होगा ये कि एनर्जी लेवल विल स्प्लिट, ओहो, इन एन डिफरेंट एनर्जीज, इन एन डिफरेंट एनर्जीज। ओके, यहाँ पर कितने बनाए थे? मैं 6 बनाए थे ना, 6 बना देता हूँ, अच्छा लगेगा आपको। और इन 6 पर क्या होंगे? आपके इलेक्ट्रॉन पाए जा रहे होंगे, ये 6 एनर्जी लेवल। एक हाइड्रोजन एटम में एक मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन आ सकता है, एक स्टेट है उसमें, तो इसमें 6 हाइड्रोजन एटम मान लो ले लिए मैंने, एन का मतलब 6 ले लिया, तो 6 स्प्लिट कर गए वो, ठीक है। ओके, नाउ सी बेटा, नाउ सी, ये एनर्जी लेवल फिर से स्प्लिट हुए हैं, इंटरेक्शन हुआ एटम का, इसको क्या बोलूंगा मैं? स्प्लिटिंग ऑफ एनर्जी लेवल। अच्छी बात है, ये तो पहले ही बोल दिया था। अब बेटा बता, स्प्लिटिंग ऑफ एनर्जी लेवल तो है, अच्छी बात है। ये ग्रुप नहीं दिख रहा एनर्जी लेवल का, ये ग्रुप नहीं दिख रहा एनर्जी लेवल का, बहुत पास पास है एनर्जी लेवल। इलेक्ट्रॉन की एनर्जी डिफरेंट डिफरेंट है, लेकिन बहुत कम कम डिफरेंट है, आपस में बहुत पास पास है। आर यू गेटिंग इट? इस केस में चल, इस केस में जो एनर्जी थी वो दूर दूर थी, इनके बीच में गैप ज्यादा था, तो मैं डिस्क्रीट बोल दिया था एनर्जीज को।
यहाँ पर भी डिस्क्रीट है नो डाउट, लेकिन बहुत क्लोज है। इसको मैं अगर ऐसे बोल दूं तो कोई पाप किया क्या, बताना आप खुद मन से। ग्रुप ऑफ एनर्जी लेवल बोल दूं मैं, ग्रुप ऑफ एनर्जी लेवल बोल दूं, मतलब जब एटम पास पास आते हैं नंबर ऑफ एटम तो ग्रुप ऑफ एनर्जी लेवल बनाते हैं। एक पढ़ा है सोलो परफॉर्मेंस, सोलो परफॉर्मेंस देखा है कॉलेज में, मैं गाना गाऊंगा, मैं ड्रम बजाऊंगा अकेला, मैं सिंगिंग करूंगा। और एक होता है ग्रुप परफॉर्मेंस। क्या बोलते हैं ग्रुप परफॉर्मेंस को, क्या बोलते हैं ग्रुप को, ग्रुप परफॉर्मेंस। एक गिटार बजा रहा है, एक गाना गा रहा है, एक ड्रम बजा रहा है, क्या बोलते हैं, बैंड बोलते हैं। तो ये भी तो ग्रुप ऑफ एनर्जी लेवल है, तो एनर्जी बैंड नहीं बोल सकते, ग्रुप ऑफ एनर्जी लेवल और एनर्जी बैंड। यस और नो, ओके। मतलब क्या, जब n नंबर ऑफ एटम पास पास आते हैं तो एनर्जी बैंड्स बनते हैं, जब वो इंटरेक्शन करते हैं तब। और जब अकेले एटम की बात करूं तो इसको हम बैंड नहीं बोल रहे थे बेटा। क्यों नहीं बोल रहे थे बैंड, ये ग्रुप तो एनर्जी लेवल का है, लेकिन बेटा इलेक्ट्रॉन या तो यहाँ होगा या इलेक्ट्रॉन यहाँ होगा, या इनकी बात करूं तो दूर दूर है बहुत। आर यू गेटिंग इट? ओके चलो बेटा, ओके बेटा, ग्रुप ऑफ एनर्जी लेवल को हमने बैंड बोल दिया। नाउ चलते हैं हम, ये तो हाइड्रोजन की बात हुई, अब हमारी जिंदगी में क्या है, सिलिकॉन। सिलिकॉन को पढ़ना है, सिलिकॉन के एनर्जी बैंड डायग्राम पढ़ना है। और एनर्जी बैंड डायग्राम बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, इससे आपको समझ में आएगी, क्रिस्टल क्लियरिटी आएगी, कैसे इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है, कैसे होल मूव कर रहा है, कहाँ एनर्जी हाई है, कहाँ एनर्जी लो है, किधर से किधर मूव करेगा इलेक्ट्रॉन। तो उसको पांच तरीके से बताऊंगा। इलेक्ट्रॉन देख इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से, जैसे आप लोगों का एक क्वेश्चन रहता होगा, व्हाई इलेक्ट्रॉन मूव इन अपोजिट डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। मैं अपने सब्जेक्ट में एक दूसरे मेथड से बताऊंगा व्हाई इलेक्ट्रॉन मूव्स इन द अपोजिट डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। और अगर किसी ने आपसे पूछ लिया व्हाई इलेक्ट्रॉन मूव्स इन अपोजिट डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड और आपने अगर वो आंसर दे दिया, मैं चैलेंज के साथ बोल रहा हूं, उसी पहले क्वेश्चन पर आपका इंटरव्यू में सिलेक्शन हो जाएगा, दूसरा क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा। अगर दूसरा क्वेश्चन पूछा गया तो वो तौहीन होगी मेरे कॉन्सेप्ट की और आपके कॉन्सेप्ट की। आर यू गेटिंग इट? पहले से दूसरा क्वेश्चन नहीं होगा, मैं गारंटी दे रहा हूं। वही क्वेश्चन पर एंड हो जाएगा आपका इंटरव्यू, तुरंत हाल की हाल। ओके चलो अब बात करते हैं हम सिलिकॉन की। अब सिलिकॉन की बात करते हैं हम, तो अब हेडिंग डालने वाले हैं हम एनर्जी बैंड्स इन सिलिकॉन। पूछते नहीं है ना, वो गधे होते हैं इंटरव्यू वाले भी, सिंपल सिंपल क्वेश्चन पूछते हैं। एनर्जी बैंड्स इन सिलिकॉन, इंटरव्यू ऐसा होना चाहिए बिल्कुल एकदम फाट, बिल्कुल एकदम धमाकेदार इंटरव्यू, बिल्कुल उल्टियां पे उल्टियां है। 10 में से एक क्वेश्चन दे पाए। बोतल दिखेगी, ले ले ये बोतल, बोतल इसके पीछे पड़े हो आप, ले बोतल दिख गई, न्यू बोतल। ओके चल, एनर्जी बैंड्स इन सिलिकॉन। अब सिलिकॉन की बात कर रहे हैं हम। सिलिकॉन का एटॉमिक नंबर कितना होता है? सिलिकॉन का एटॉमिक नंबर है 14। यस और नो? जर्मेनियम की बात करें, जर्मेनियम का एटॉमिक नंबर होता है 32, लिख लो इसको। ओके सिलिकॉन को देखते हैं, जर्मेनियम का भी सेम बिहेवियर आने वाला है, सेम बिहेवियर जर्मेनियम का, सेम सिलिकॉन का। सिलिकॉन का 14 है, तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखें 1s2, 2s2, 2p6, 3s2 और 3p2। नहीं, इंटरव्यू नहीं होता मेरा इंटरव्यू होने लगा तो बहुत बड़ी गड़बड़ बात हो जाएगी भाई। मेरा इंटरव्यू लेगा कोई? किसी में हिम्मत है कि मेरा इंटरव्यू ले कोई है? मरना है किसी को मेरा इंटरव्यू लेके? मेरा इंटरव्यू मैं जब फर्स्ट क्लास में ली थी तब भी इंटरव्यू नहीं लिया था भाई। मैं ओरिजिनल एमटेक हूँ आईआईटी से, ओरिजिनल बोलता हूँ इसका मतलब समझ जाया करो। ओके ओरिजिनल एमटेक हूँ मैं आईआईटी से, एंड देन ओरिजिनली आई जॉइंड पीएचडी एंड आई लेफ्ट पीएचडी इन आफ्टर 8 मंथ। तो मैं ओरिजिनल हूँ, तो मेरा इंटरव्यू कोई नहीं लेगा। ओके और फर्जी लोग कैसे लेगा? कोई फर्जी हो मेरा इंटरव्यू कैसे ले लेगा? अब ये बहुत है समझे बात को, थोड़ा समझ जाया करो यार, मेरी ओरिजिनल प्रोफाइल है। ओके ओरिजिनल प्रोफाइल वाले का कोई इंटरव्यू नहीं लेता भाई। ओके और आईआईटी लगा हुआ माथे पर, ठीक है चलो 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p2, तो 2 और 2 4 और 6 10 और 4 14। ओके तो 4 14, तो आउटर ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन्स हुए? ये आउटर ऑर्बिट है इसका, आउटर ऑर्बिट, आउटर ऑर्बिट। ओके सो आउटर ऑर्बिट में 4 इलेक्ट्रॉन है। अगर मैं इसको बनाऊं तो कैसा बनेगा देख, ये मान लो ऐसा है, ये पहला,
इसमें इलेक्ट्रॉन देख 1s2, 2 इलेक्ट्रॉन है 1s में, 1s और इसमें 2 इलेक्ट्रॉन, 2s2 2p6 सेकंड, ये n इक्वल टू 1 है, इसका सेकंड 2s एंड 2s के जस्ट पास होगा आपका 2p, ये 2s में आपके 2 इलेक्ट्रॉन, ये हो गया 2s2, ये हो गया 2p6, 2p6 मतलब 6 इलेक्ट्रॉन, p में मैक्सिमम 6 आ सकते हैं, 6 के 6 अवेलेबल हैं। ओके, एनर्जी हाई p की, ओके 2s2 2p6, ओके p की एनर्जी थोड़ी हाई हो गई है इसके कंपेरिजन में, ओके भले n इक्वल 2 है, आप ये मत सोचना कि n इक्वल 2 है सबकी एनर्जी, वो जस्ट एक कैलकुलेशन था हाइड्रोजन के लिए, एक सिंगल सिंपल एटम के लिए ओके। अरे ये तो भाई p में आपके है ना सब ऑर्बिटल्स की बात करूं 3 होते हैं और एक ऑर्बिटल्स में 2 स्पिन वाले 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, तो p में 3 है सब ऑर्बिटल्स, ओके तो आपके कितने आ जाएंगे 6 आ जाएंगे। s में क्या है आपका 1 है, 1 में 2 आ सकते हैं आपके इलेक्ट्रॉन, तो 2 आ जाएंगे आपके। ऑर्बिटल्स थ्योरी नहीं पढ़ी क्या आपने, वो थोड़ी अपन पढ़ रहे हैं, ओके ओके सो 6 p में मैक्सिमम 6 आ सकते हैं, s में 2 आ सकते हैं, तो ऑर्बिटल थ्योरी है पूरी की पूरी कि p में आपके जो ऑर्बिटल्स होते हैं आपके, ठीक है उसमें क्या आ सकते हैं आपके 6 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, 3 सब ऑर्बिटल्स हैं आपके, हाँ उनकी एनर्जी सेम हो सकती है, स्पिन अलग अलग है, आर यू गेटिंग इट। चल ये p आ गया, सबकी एनर्जी सेम p वाले की। नाउ p के बाद 3s2 3p2, 3s2 3p2 को अलग कलर से बना देता हूं, इनकी जिंदगी का कलर बदल देता हूं मैं, इनकी जिंदगी अलग कलर से बना देता हूं ऐसे, चल ये थोड़ा ऐसे कर दूं मैं ऐसे। अरे मैं बोला सर गोल गोल करके पूरा क्यों नहीं बनाया, 12th वाले थोड़ी हो यार पूरा पूरा, ओके चल बेटा कोई बात नहीं कोई बात नहीं होता है। ये 3s 12th का जो भी चीज है ना उसको यूज कर लो है ना। अब देख p में कितने दिए हुए आपके 2 इलेक्ट्रॉन, 3p और 2 ये दिया हुआ था। अब बेटा बता p में कितने आ सकते हैं मैक्सिमम 6 आ सकते हैं ना, क्योंकि 6 स्टेट होती हैं। अब बेटा ये बताओ जितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं उतनी ही क्या होती है स्टेट। स्टेट का मतलब क्या समझ, जैसे कि एक क्लासरूम है, क्लासरूम में 4 चेयर रखी हुई हैं, इसका मतलब उस 4 चेयर का मतलब 4 सीट्स हैं, सीट्स को ही हम स्टेट बोलते हैं। 4 स्टेट है किसी रूम के अंदर, 4 चेयर हैं तो 4 लोग बैठ सकते हैं, तो जितने इलेक्ट्रॉन मैक्सिमम बैठ सकते हैं उसका मतलब उतनी स्टेट्स हैं। तो p में मैक्सिमम स्टेट्स कितनी होती हैं 6 और p में सब ऑर्बिटल्स कितने होते हैं 3, एक ऑर्बिटल्स में सब ऑर्बिटल्स में 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। ऐसे बनाते थे 12th में यार, ऐसे डिब्बे बनाते थे देख, ओके ये p के लिए ऐसे इलेक्ट्रॉन ऐसे, ओके ये इसमें 2 इलेक्ट्रॉन 2 इलेक्ट्रॉन 2 इलेक्ट्रॉन और 3 आपके ऑर्बिटल्स हो गए सब ऑर्बिटल्स, ओके ये चलता था। तो देख बेटा वो अपन नहीं चल रहा है, अपन को उसमें क्यों जाए, आपको नीड नहीं है ना अपन को उसकी, अपन अपने सब्जेक्ट में आना चाहते हैं उसकी हेल्प से, ओके। तो देख p में आपके मैक्सिमम 6 आ सकते थे, s में मैक्सिमम 2 आते हैं, s की पूरी फील्ड है और p की आपकी क्या हो रही है आपकी, p में आपकी कितनी खाली है 1 2 और 3 और 4 स्टेट खाली है आपकी, 4 स्टेट और भर सकती थी आपके इलेक्ट्रॉन से। ये आपका आउटर ऑर्बिट है, आउटर ऑर्बिट। सर इतना फोकस क्यों कर रहे हो आउटर ऑर्बिट पर, देख बेटा now we will understand why we focus on outer orbit। हम outer orbit पर फोकस क्यों करते हैं ये देखना है हमें। देख बेटा पहली बात, सबसे ज्यादा इजीली हम किस इलेक्ट्रॉन को फ्री कर सकते हैं। देख मान लो एक मटेरियल बना हुआ है एटम से मिलके, तो करंट फ्लो करानी है, तो करंट कैसे फ्लो होती है आपकी, जब एक फ्री इलेक्ट्रॉन मूव करे। फ्री इलेक्ट्रॉन का मतलब एटम के अराउंड मूव कर रहा है वो इलेक्ट्रॉन, की एटम से बाहर निकल के मटेरियल के अंदर मूव कर रहा है फ्रीली वो इलेक्ट्रॉन। मटेरियल के अंदर जो फ्रीली मूव कर रहा है एटम से बाहर निकल के, उसको बोलते हैं फ्री इलेक्ट्रॉन। तो जब हम कंडक्टिविटी की बात करेंगे तो कंडक्शन में कौन पार्ट लेता है, कंडक्शन में पार्ट लेता है मटेरियल के अंदर मूव करने वाला वो इलेक्ट्रॉन जो फ्री होकर आया है। तो बेटा बता इसमें से कौन से इलेक्ट्रॉन को इजीली फ्री कर सकते हैं हम, आउटर ऑर्बिट के इलेक्ट्रॉन को इजीली फ्री कर सकते हैं कि इनर ऑर्बिट के इलेक्ट्रॉन को। इनर ऑर्बिट का इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के पास है, न्यूक्लियस का कूलम्बिक फोर्स अट्रैक्शन ज्यादा है, न्यूक्लियस बोलेगा मत जा रे मत जा, न्यूक्लियस क्या बोलेगा उससे, मत जा रे मत जा, क्योंकि तुम मेरे न्यूक्लियस के पास में है। ये वाला इलेक्ट्रॉन पर न्यूक्लियस का कूलम्बिक फोर्स ज्यादा है, ये इलेक्ट्रॉन नहीं जाने देगा, बहुत टाइटली बाउंड है। बट लेकिन इन इलेक्ट्रॉन्स पर न्यूक्लियस की वजह से लगने वाला फोर्स क्या होगा, कम होगा। इन इलेक्ट्रॉन को मैं इजीली क्या कर सकता हूं, फ्री कर सकता हूं, न्यूक्लियस के फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से बाहर इजीली निकाल सकता हूं, ओके। मीनिंग इज दैट
For conductivity point of view, we can make outer orbit electron very easily free. That's why we will focus on outer cell या बैलेंस सेल. आउटर सेल को क्या बोलते हैं? बैलेंस सेल. तो आउटर ऑर्बिट के इलेक्ट्रॉन को फ्री करना इजी है. यहां बोलो आउटर ऑर्बिट के इलेक्ट्रॉन की एनर्जी ज्यादा होती है. एनर्जी ज्यादा है इसका मतलब क्या है? एनर्जी ज्यादा का मतलब अनस्टेबिलिटी ज्यादा होती है, और जिसकी एनर्जी ज्यादा है उसको इजीली निकाल सकते हो आप. आर यू गेटिंग इट? सो इजीली आप इसको बाहर निकाल सकते हो. थोड़ी एनर्जी और देनी है. जैसे अपन गुस्से में या परेशान हो रहे हैं, बिल्कुल एकदम चिल्लाते हुए जा रहे हैं गुस्से में, ऐसे ऐसे करके थोड़ा गुस्सा और कर दे, खेल हो जाएगा मजेदार. ऐसा नो. सो मीनिंग इज दैट आउटर ऑर्बिट के इलेक्ट्रॉन की एनर्जी बहुत ज्यादा है, बहुत कम स्टेबल, आराम से बाहर निकाल सकते हैं. ठीक है. सेकंड पॉइंट, तो ये कंडक्टिविटी पॉइंट हुआ. नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं एनर्जी बैंड डायग्राम की. तो बेटा जब दो एटम पास पास आएंगे, दो एटम पास पास आएंगे, तो जो पड़ोसी का न्यूक्लियस होगा उससे इस एटम के, पहले वाले एटम के आउटर ऑर्बिट के इलेक्ट्रॉन ज्यादा इन्फ्लुएंस होंगे कि इनर ऑर्बिट के इलेक्ट्रॉन ज्यादा इन्फ्लुएंस होंगे? मान लो दो एटम पास पास आते हैं, तो इनर ऑर्बिट के इलेक्ट्रॉन ज्यादा इन्फ्लुएंस होंगे सराउंडिंग एटम से कि आउटर ऑर्बिट के इलेक्ट्रॉन? आउटर ऑर्बिट का इलेक्ट्रॉन ज्यादा पास में पाया जाएगा न्यूक्लियस के, तो वो ज्यादा इन्फ्लुएंस होगा, उसकी एनर्जी ज्यादा डिस्टर्ब होगी आपकी. और इनर ऑर्बिट का इलेक्ट्रॉन बहुत दूर है दूसरे एटम से, तो दो एटम पास पास आए तो आउटर ऑर्बिट के इलेक्ट्रॉन ज्यादा इंटरेक्ट करेंगे ना. आर यू गेटिंग इट? So meaning is that we will focus on outer orbit electron. We will focus on outer orbit electron. Outer orbit क्या है? 3s and 3p. Outer orbit क्या है? 3s and 3p. चल बेटा 3s and 3p पर. तो अब मैं बात करने वाला हूं एनर्जी बैंड्स इन सिलिकॉन. अब मैं बात करने वाला हूं एनर्जी बैंड्स कैसे बनेंगे. हमें आउटर ऑर्बिट पर फोकस करना है, नो डाउट. इनर ऑर्बिट भी आपका इंपोर्टेंट है. इनर ऑर्बिट के इलेक्ट्रॉन भी इन्फ्लुएंस में आते हैं सराउंडिंग एटम से, लेकिन हमारा आउटर ऑर्बिट का ही इलेक्ट्रॉन कंट्रीब्यूट करेगा कंडक्टिविटी में इजीली, इसलिए हम आउटर ऑर्बिट पर फोकस करते हैं. ओके, नाउ सी, मैं बात करने वाला हूं एनर्जी वर्सेस डिस्टेंस, ई इन इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और ये आ गया आपका डिस्टेंस बिटवीन एटम्स. अब बहुत पेशनेट होकर, बहुत पेशेंस के साथ आराम आराम से सुनना, बहुत गहराई की बातें होने वाली हैं. अब बेटा बता, ये 3s है और ये 3p है. ज्यादा ज्यादा वाले पे फर्क पड़ेगा ना. देख, पहली बात, किसको इलेक्ट्रॉन को इजीली फ्री कर सकते हैं? आउटर ऑर्बिट के इलेक्ट्रॉन को, इसलिए हम आउटर ऑर्बिट पे फोकस करेंगे, हम कंडक्टिविटी की बात करनी है. सेकंड, दो एटम पास पास आएंगे तो आउटर ऑर्बिट का इलेक्ट्रॉन ज्यादा इन्फ्लुएंस होगा ना. इनर ऑर्बिट का कैसे हो जाएगा? सराउंडिंग से कूलाम्बिक फोर्स किसका ज्यादा चेंज हो रहा होगा? किसका कूलाम्बिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या रिपल्सन, जो इफेक्टिव कूलाम्बिक फोर्स था, वो किसका ज्यादा इन्फ्लुएंस कर रहा होगा? आउटर ऑर्बिट का इलेक्ट्रॉन का. वो ज्यादा पास में है सराउंडिंग सिस्टम से. ओके, नाउ सी बेटा, 3s की एनर्जी ज्यादा कि 3p की? 3p की एनर्जी ज्यादा. अब मैं आउटर ऑर्बिट में फोकस कर रहा हूं 3s एंड 3p पर, तो 3s की एनर्जी कम और 3p की एनर्जी ज्यादा. अब मैं बात कर रहा हूं एनर्जी बैंड डायग्राम की, मतलब मैं n नंबर ऑफ सिलिकॉन एटम्स की बात कर रहा हूं. आर यू गेटिंग इट? चल, उससे पहले देख, उससे पहले मैंने यहाँ पर लिखा 3p के बारे में, 3p के बारे में, और यार लिखा मैंने 3s के बारे में. 3p में मैक्सिमम स्टेट्स कितनी है? मैक्सिमम स्टेट्स मतलब मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं? 6. इन मैक्सिमम चेयर में से, मैक्सिमम चेयर या मैक्सिमम स्टेट बोलूं, इसमें से कितनी फील्ड है हमारे केस में? हमारे केस में कितनी फील्ड है? फील्ड स्टेट्स कितनी है हमारे में? 2. एम्प्टी कितनी है? एम्प्टी स्टेट्स, एम्प्टी स्टेट्स हैं आपकी 4. ओके, नाउ 3s, नाउ 3s सर, 3s मैक्सिमम स्टेट्स, मैक्सिमम स्टेट्स हैं 2. ओके, 2 आ सकते हैं मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन एस में. हमारे केस में फील्ड कितनी है? ओहो, दोनों की दोनों फील्ड है. एम्प्टी कितनी है भैया? एम्प्टी स्टेट्स, ओहो 0 एम्प्टी. ओके, चल, अब मैं चल रहा हूं इधर. इधर देख, n नंबर के लिए बात करूं मैं बेटा, देख n नंबर के लिए बात करूं, ये p की स्टेट हो गई आपकी, ये p, ये हो गई s. ओके भैया, p और s. ये क्या हो गया बेटा? 3p की एनर्जी ज्यादा तो ये 3p, और 3s की एनर्जी कम तो 3s. अब मैक्सिमम स्टेट्स कितनी होंगी? देख, यहां पर लिख रहा हूं मैक्सिमम स्टेट्स 3p की. मैक्सिमम स्टेट्स, यार स्पेस कम है यहाँ पर, स्पेस बना लेता हूं पहले अच्छे से, गड़बड़ ना हो, जिससे यहाँ ले लेता हूँ.
ठीक है, ओके। रेगुलर देखते रहना, कभी पेशेंस रखना। बिल्कुल मैं जो भी कुछ करा रहा हूँ किसी कारण बस करा रहा हूँ। 3P and 3S, मैं ऐसा भी नहीं हूँ कि जबरदस्ती का ज्यादा पढ़ा हूँ, वो भी नहीं हूँ मैं। 3P and 3S। अब देख मैक्सिमम स्टेट्स कितनी है, मैक्सिमम स्टेट्स कितनी है, फील्ड कितनी है, और एम्प्टी कितनी है। सबने गलत आंसर दिया है। मैक्सिमम स्टेट्स कितनी है, फील्ड कितनी है बेटा, n नंबर ऑफ सिलिकॉन एटम्स हैं, एम्प्टी स्टेट्स। ओके नाउ इट इज करेक्ट। नाउ हम क्या पढ़ रहे हैं, एनर्जी बैंड्स। हम बात कर रहे हैं n नंबर ऑफ सिलिकॉन एटम्स की। तो देख बेटा p में, एक सिलिकॉन एटम के p में 6 होती है मैक्सिमम स्टेट्स, मतलब एक कमरे में 6 चेयर है, और ऐसे आपके n नंबर ऑफ कमरा है, आपके n नंबर ऑफ रूम्स है आपके। एक रूम में 6 चेयर है, मतलब p के लिए बात कर रहा हूँ, p टाइप के रूम है, p टाइप रूम और s टाइप रूम। एक होटल में 2 टाइप के रूम है, p टाइप रूम, s टाइप रूम। s टाइप के रूम में हर रूम में 2-2 चेयर है, और सारी की सारी चेयर फील्ड है आपकी, सब पर आदमी बैठे हुए हैं। पी टाइप के जो रूम है उसमें हर कमरे में 6 चेयर है, लेकिन 2-2 फील्ड है, 4-4 एम्प्टी है। तो पहली बात, पी टाइप के जो रूम है वो एन रूम है, और हर रूम में 6 चेयर है, तो कितनी टोटल चेयर हो गई, 6n। तो मैंने लिख दिया 6n। ओके, कितनी फील्ड है हमारी, एक में 2 फील्ड है, तो n नंबर में कितनी फील्ड होंगी, 2n। एम्प्टी कितनी होंगी, 4n। ओके, मैक्सिमम स्टेट s की बात करूं, s में मैक्सिमम स्टेट 2n, फील्ड कितनी, 2n, एम्प्टी कितनी, 0n। यस और नो, यस और नो। समझ में आया जिंदगी का राज, समझ में आया। तो बेटा बता टोटल स्टेट कितनी है, टोटल स्टेट्स कितनी है, टोटल बताऊं, s और p दोनों की मिला के कितनी हो गई, s की 6n और p की, s की 2n और p की 6n, कितनी, 8n। ठीक है, टोटल फील्ड कितनी हो गई, टोटल फील्ड कितनी हो गई, टोटल फील्ड एस और पी दोनों की मिला के 4n, और एम्प्टी कितनी होगी टोटल, ठीक है 4n। हाफ एम्प्टी है, हाफ फील्ड है, और टोटल 8n है। एस की 6, पी की 2, 8, टोटल 8n हो गई टोटल। 4 फील्ड है, 4 एम्प्टी है, ये चल रहा है, समझ में आ गया। मैंने यहाँ क्या क्या पढ़ाया था कि जब n नंबर ऑफ एटम्स पास पास आते हैं तो n इलेक्ट्रॉन्स नहीं होते आपके एनर्जीज, n एनर्जी लेवल्स होते हैं। अगर आपके 10 हाइड्रोजन एटम थे तो 10 एनर्जी लेवल थे, क्योंकि एक हाइड्रोजन एटम में एक ही एनर्जी लेवल होता है, तो 10 हाइड्रोजन एटम में 10 एनर्जी लेवल, तो 10 अलग अलग एनर्जी लेवल पर वो स्प्लिट हो गए। 10 इलेक्ट्रॉन थे तो 10 के 10 एनर्जी लेवल पर इलेक्ट्रॉन थे आपके। अब सिलिकॉनिक केस में कितने आउटर ऑर्बिट को कंसीडर किया मैंने, 3s के नीचे छोटे वाले भी होंगे। देख ये 3s के नीचे क्या हो सकता है, देख 3s के नीचे बनाना चाहूं तो 2p 2s और 1s बना सकता था मैं, 2p 2s और 1s। उसमें इंटरेस्टेड क्यों नहीं है, क्योंकि हमारे इसमें ही काम होने वाला है। ओके, आउटर ऑर्बिट ज्यादा इन्फ्लुएंस होने वाला है। अब क्या होंगे बेटा, ये सपोज तेरे फार अवे हैं, ये सारे के सारे क्या है तेरे, अरे भरे हुए नहीं है, भरे हुए से कुछ नहीं है, उनका इन्फ्लुएंस कम है बेटा, उन पर इफेक्ट कम पड़ेगा। एटम पास पास आएंगे तो उन पर इफेक्ट कम पड़ेगा, इसलिए हमने कंसिडर नहीं किया। अब देख बेटा, इसमें 3p में भी इलेक्ट्रॉन थे बहुत सारे आपके, n नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ओके, इसमें भी n नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन थे आपके इस टाइप से, ऐसा नो बस जल्द बना दिए नंबर कुछ भी। अब क्या हो रहा होगा आपका, जब एटम पास पास आएंगे तो p के कितने थे आपके, 6n, तो 6n स्टेट आपकी स्प्लिट हो रही होंगी। अब देख एनर्जी लेवल क्या होंगे, पास पास आ रहे हैं, मैं बता रहा हूं यहाँ पर इंटरेक्शन, यहाँ पर क्या हो रहा है, इंटरेक्शन में आ रहे हैं वो। पहले फार अवे हैं, सारे p के ऑर्बिटल्स की एनर्जी सेम, सारे s ऑर्बिटल की एनर्जी सेम, एक सिलिकॉन इंडिया में, एक पाकिस्तान में, एक नेपाल में, एक भूटान में, एक म्यांमार में, सारे के p की इलेक्ट्रॉन की एनर्जी सेम, सबके सबके s की एनर्जी सेम, s ऑर्बिटल की एनर्जी सेम। अब वो पास पास आए तो p ऑर्बिटल्स क्या होंगे, स्प्लिट होंगे। 6n स्टेट है तो 6n डिफरेंट स्टेट में वो स्प्लिट होने की कोशिश करेंगे। ये ले स्प्लिट होना स्टार्ट हुए, ओके, ये स्प्लिट होना स्टार्ट हुए, ये ले देखना ध्यान से, एस वाले भी स्प्लिट हो रहे हैं, ये ले स्प्लिट एस वाले, देखना बेटा भाई ध्यान से। स्प्लिट होने के बाद टोटल एनर्जी कितनी आनी चाहिए, टोटल 8n है आपके पास, स्प्लिट होने के बाद भी कितनी होनी चाहिए टोटल, कहां यार, कहां की बातें करने लगा ये यार, ये श्रीरंगा यार। चलो सबको समझ में आ रहा है, वो रहने दो उसको, उसके चक्कर में पूरा काम खराब हो जाएगा। टोटल 8n स्टेट है आपके पास, 4n फील्ड है, 4n एम्प्टी। तो 8n स्टेट है, तो जब स्प्लिट हो जाएंगी p की भी और s की भी, तो टोटल अगेन भी टोटल स्टेट कितनी होनी चाहिए, 8n ही होनी चाहिए, 8n से कम नहीं होगी।
स्प्लिट होते होते ये भी स्प्लिट हुआ आपका, ओके, ये भी स्प्लिट हुआ। स्प्लिट होते होते मान लो ये मर्ज हुई आपकी, ये मान लो कुछ स्टेट है जो आपस में मर्ज होने की कोशिश किया, समझना बात को, मर्ज होने की कोशिश किया। अगर स्टेट मर्ज हो गई तेरी, मान लो ये कितनी चल रही थी, देख यहाँ पर ध्यान से, ये 2n थी एस की पूरी, ये 2n स्टेट चल रही थी टोटल तेरी, फिर यहाँ पर आके मिक्स होने लगी, ये 6n चल रही थी तेरी, यहाँ पर ये आके मिक्स होने लगी। अगर कुछ पार्ट मिक्स होके अगर वो एनर्जी लेवल मिक्स हो गए आपके, तो फिर तो नंबर ऑफ स्टेट्स कम हो जाएंगी तेरी, टोटल तो अभी भी 8n रहनी चाहिए। मतलब क्या होगा, जैसे ही यहाँ पर पास पास आएंगे, इंटरेक्ट करेंगे, ये फर्दर क्या हो जाएंगे तेरी, फर्दर क्या हो जाएंगी ये तेरी, फर्दर क्या हो जाएंगी ये, फर्दर स्प्लिट हो जाएंगी। मतलब बीच में यहाँ पर एनर्जी लेवल मर्ज होने की कोशिश किया, तो फिर से क्या होगा, वो फर्दर स्प्लिट हो जाएगा, लाइक दैट एनर्जी लेवल विल बी स्प्लिटेड। आर यू गेटिंग इट? अब मैं क्या करूं, ये एनर्जी लेवल आपके स्प्लिट हुए, देखना ध्यान से, ये एनर्जी लेवल स्प्लिट, ये नीचे वाला ये स्प्लिट, यहां पर आके मर्ज होने की कोशिश की है, वो फिर से क्या होगा, स्प्लिट। अब मैं इस डिस्टेंस पर देखूं, सर किस डिस्टेंस पर देख रहे हो आप, इस डिस्टेंस पर, ओहो, इस डिस्टेंस पर क्यों देख रहे हो, हम उस डिस्टेंस पर देखेंगे ना जितने एटम्स पास पास आ सकते हैं। आर यू गेटिंग इट? सर एटम कितने पास पास आ सकते हैं, कैसे पता चलेगा, मटेरियल जब बनेगा तो मटेरियल का हम लैटिस पैरामीटर निकाल सकते हैं। देखना मैं बताऊंगा सब कुछ। इस डिस्टेंस पर देखूं मैं, इस डिस्टेंस पर देखना स्टार्ट किया मैंने, ओके, इस डिस्टेंस पर देखना स्टार्ट किया मैंने, ओके, इसको बोलते हैं हम लैटिस पैरामीटर ऑफ सिलिकॉन। कितने पास पास आए वो, इक्वल टू 5.43 एंगस्ट्रॉम। मतलब जो एटम पास पास आएंगे ना, वो कितने पास पास आएंगे, 5.43 एंगस्ट्रॉम पास पास आएंगे। क्यों आएंगे इतना, हर मटेरियल में एटम एक तरीके से भरे होते हैं। कोई मटेरियल क्या होते हैं, बहुत सॉलिड होते हैं, बहुत हार्ड होते हैं, कोई मटेरियल बहुत सॉफ्ट होते हैं। जितने एटम पास पास होंगे, टाइटली फिक्स होंगे आपके एटम, उतना ही हार्ड होगा। मीनिंग इज दैट नेचर ने हर मटेरियल को एक डिफरेंट वे दिया हुआ है कि किस मटेरियल में एटम कितने क्लोज आएंगे। मतलब इक्विलिब्रियम के अंदर हम देखें, अगर हम कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगा रहे, सच दैट कोई कंप्रेसिव फोर्स नहीं लगा रहे मटेरियल पर, और कोई टेंसाइल फोर्स नहीं लगा रहे, हम ना तो कंप्रेस कर रहे हैं ना टेंसाइल फोर्स लगा रहे हैं, तो एटम जितने पास पास आएंगे इक्विलिब्रियम में, उसको बोलते हैं इक्विलिब्रियम डिस्टेंस या लैटिस पैरामीटर ऑफ सिलिकॉन या लैटिस कांस्टेंट। अब मैं समझाऊंगा लैटिस पैरामीटर क्या होता है, लैटिस पैरामीटर ऑफ सिलिकॉन। तसल्ली रखना, मैं सबको समझाऊंगा, मजा आने वाला है। ओके, लैटिस पैरामीटर ऑफ सिलिकॉन। अब बेटा समझना व्हाट इज लैटिस पैरामीटर। देख सुनो ध्यान से, सुनना बहुत जरूरी है एडीसी में, इसलिए लाइव क्लास का महत्व है। कोई पीडीएफ डाउनलोड करेगा उसकी जिंदगी बर्बाद है, वैसी की वैसी रहेगी, समझना है। सपोज बेटा क्या बात कर रहा हूं मैं, ये बात है आपकी कि मटेरियल के 3 स्ट्रक्चर होते हैं। आप अगर मटेरियल साइंस पर जाएंगे तो एमॉर्फस, पॉलीक्रिस्टलाइन एंड क्रिस्टलाइन। क्रिस्टलाइन का मतलब होता है एटम्स का एक सिस्टमैटिक अरेंजमेंट। पॉलीक्रिस्टलाइन का मतलब होता है कि उस पॉलीक्रिस्टलाइन मटेरियल के अंदर डिफरेंट क्रिस्टलाइन मटेरियल्स होंगे, आपके डिफरेंट क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर होंगे। आर यू गेटिंग इट? मतलब क्या कि एक रीजन में एटम्स एक परफेक्ट ऑर्डर को अरेंज कर रहे होंगे, दूसरा रीजन में जाऊं उस मटेरियल में, वहां पर एटम का ओरिएंटेशन या अरेंजमेंट एक डिफरेंट सेट्स को फॉलो कर रहा होगा। लाइक दैट इज पॉलीक्रिस्टलाइन। मतलब पॉली का मतलब समझ जाओ, एक मटेरियल के अंदर बहुत सारे क्रिस्टलाइन रीजन होंगे, और क्रिस्टलाइन का मतलब क्या है उसे समझो, एक परफेक्ट अरेंजमेंट ऑफ द एटम। जैसे कि मान लो कमरे के अंदर, मान लो मैं पढ़ा रहा हूं क्लास में और स्टूडेंट चेयर पर बैठे हुए हैं परफेक्ट ऑर्डर में, तो मैं क्या बोलूंगा, कैसे बैठे हुए हैं कि मैं किसी भी लाइन में चला जाऊं ऐसे करके, तो एक के पीछे एक, एक के पीछे एक, एक के पीछे एक, दूसरी लाइन में जाऊं एक के पीछे एक, एक के पीछे एक, एक के पीछे एक परफेक्ट ऑर्डर दिख रहा है। और मैं हॉरिजॉन्टली देखना स्टार्ट करूं मान लो, तो मेरे को दिखेगा एक के बगल में एक, एक के बगल में एक, एक के बगल में एक परफेक्ट ऑर्डर अरेंजमेंट ऑफ द क्या है, स्टूडेंट है इनसाइड द क्लास। आर यू गेटिंग इट? सो मीनिंग इज दैट दैट इज नोन एज क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर ऑफ द स्टूडेंट इनसाइड द मटेरियल सिस्टमैटिक मैनर। और अगर उसी क्लास में करूं मैं, एक जगह पे बच्चों को बिठा दूं, कैसे, एक के पीछे एक, एक के पीछे एक, एक के पीछे एक, एक के पीछे एक, ऐसे करके एक रीजन बना दिया मैंने, 3-4 लाइनें ऐसे बना दी, 3-4 लाइन 3-4 रो ऐसे बना दी। दूसरी जगह कमरे में कैसे डाल दिए मैंने, एक के यहाँ पर डायगोनल अपोजिट दूसरा स्टूडेंट, दूसरे के डायगोनल अपोजिट दूसरा स्टूडेंट, तीसरे के डायगोनल अपोजिट फोर्थ स्टूडेंट। तो अगर मैं उस रीजन की बात करूं तो वहां पर एक सिस्टमैटिक अलग अरेंजमेंट होगा स्टूडेंट का, और दूसरी जगह अलग होगा, तो उसे बोलेंगे पॉलीक्रिस्टलाइन। अब आता है एमॉर्फस। एमॉर्फस होता है बिल्कुल रैंडम अरेंजमेंट। ओके, अब आप भूल जाओ ये जो मैंने बताया। अब जो क्रिस्टलाइन मटेरियल होते हैं ना आपके, इसमें हम डिफाइन करते हैं लैटिस पैरामीटर परफेक्टली। अगर मैं बात करूं क्रिस्टलाइन मटेरियल की, तो इसमें क्या होते हैं,
मटेरियल के स्ट्रक्चर फर्दर डिफाइन है आपके, इनको बोलते हैं हम लैटिस। ओके ओके, ब्रेवियस लैटिस बोलते हैं हम। तो एफसीसी स्ट्रक्चर नाम सुना होगा आपने, फेस सेंटर क्यूबिक, 11 12 में पढ़ा होगा। बॉडी सेंटर क्यूबिक, है ना। क्यूबिक स्ट्रक्चर। क्यूबिक स्ट्रक्चर का मतलब क्या है? क्यूबिक स्ट्रक्चर के थ्रू मैं आपको समझाऊंगा। एक क्यूबिक स्ट्रक्चर के अंदर क्या होता है? क्यूबिक स्ट्रक्चर के अंदर एक क्यूब के फॉर्म में एटम्स अरेंज होते हैं। एक छोटा से छोटा क्यूब ले लूं मैं, तो क्यूब क्या होता है? रूम को इमेजिन करो, अपने कमरे में बैठ के रूम को इमेजिन करो। रूम के हर कॉर्नर पर, मैं भी इमेजिन कर रहा हूं, तुम भी इमेजिन करो, रूम कैसा दिख रहा है? क्यूब टाइप का है। इसके हर कॉर्नर पर एक एटम रखा हुआ है। और ऐसे ही रूम आपके बिल्डिंग में बने हुए हैं सारे के सारे, ऊपर भी, नीचे भी, दाएं भी, बाएं भी, सब जगह बिल्डिंग बनी हुई है। और हर कॉर्नर पर इस रूम के एटम रखे हुए हैं और ये 3 डायमेंशनली अरेंज्ड है बिल्कुल। तो हम क्या बोलेंगे? एटम कैसे अरेंज्ड है? एक क्यूब के फॉर्म में। एक क्यूब आपका बार बार रिपीट होता जा रहा है। इस रूम के ऊपर एक और रूम है, बगल में एक और रूम है, बगल में एक और रूम है, नीचे भी एक रूम है, और हर कॉर्नर पर एटम रखा हुआ है। इसको बोलेंगे क्यूबिक क्रिस्टल स्ट्रक्चर। और अब लैटिस पैरामीटर क्या बोला है? लैटिस पैरामीटर ये बोला है कि जो क्यूब है ना, इस क्यूब की एज की जो लेंथ है ना आपकी, जो 2 एटम रखे हुए हैं एज के बीच में, मतलब ये क्यूब बना देता हूं मैं यहाँ पर समझाने के लिए। ये जो क्यूब है आपका, ये जो क्यूब है इस टाइप से, है ना, इस क्यूब के हर कॉर्नर पर एक आपका क्या रखा हुआ है? इमेजिनेशन बढ़ाओ आप अपना, ये एटम रखा हुआ है। इसको बोलेंगे हम लैटिस पैरामीटर। ये इसको बोलेंगे हम लैटिस पैरामीटर। यस, आपका क्वेश्चन ही रॉन्ग है बेटा श्रीरंगा, क्योंकि आपने मैंने जो पढ़ाया वो सुना ही नहीं कभी। मैंने बोला हाइड्रोजन में एक इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन को भूल, एक एनर्जी स्टेट है। एन नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम में एन स्टेट्स हैं, तो एन स्टेट है तो एन नंबर ऑफ एनर्जी लेवल में स्प्लिट हुआ। यस और नो? ओके, नाउ कम टू द पॉइंट ऑफ सिलिकॉन। सिलिकॉन में एस में 6 आती है मैक्सिमम स्टेट, और सॉरी पी में 6 आती हैं और एस में 2 आती हैं, तो 8 एन स्टेट हो गई आपकी। तो 8 एन नंबर डिफरेंट डिफरेंट एनर्जीज में आपके क्या होने वाली है? एनर्जी लेवल स्प्लिट होने वाले। इलेक्ट्रॉन आपके 4 एन ही है बेटा, इलेक्ट्रॉन 4 एन ही है, तो काफी स्टेट खाली रहेंगी, काफी फील्ड रहेंगी आपकी। तो मैंने ये नहीं बोला कि 8 एन इलेक्ट्रॉन्स आ जाएंगे, इलेक्ट्रॉन 4 एन है, स्टेट 8 एन है। कि चेयर कम हो जाएंगी ये कमरे में? मान लो मेरे पास एक कमरे में 6 चेयर है, दूसरे कमरे में 6 चेयर, तीसरे कमरे में 6 चेयर है। ये पी टाइप के कमरे हो गए। एक एस टाइप का कमरा हुआ, उसमें दो चेयर है, वो सारी की सारी फील्ड है। और पी टाइप के कमरे में आपकी है ना 2 फील्ड है और 4 एम्प्टी है। अब मैं एस और पी सबको मिक्स कर दूं तो क्या चेयर कम हो जाएंगी? क्या चेयर तो उतनी रहेंगी ना। तो चेयर आपकी 8 एन ही रहेंगी। वो सुन रहा है कि नहीं सुन रहा है वो लड़का? चेयर 8 एन ही रहेंगी। तो ये क्या शो करता है? ये शो करता है नंबर ऑफ चेयर को, ये नंबर ऑफ चेयर को शो कर रहा है, और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन शो कर रहे हैं आपके नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। तो पी वाले कमरे में 2 स्टूडेंट बैठे हैं, एस वाले कमरे में 2 स्टूडेंट बैठे हैं। आर यू गेटिंग इट? ओके, नाउ सी। चल बेटा, ये इसको मिटा देता हूं मैं, इसको मिटा देता हूं। ओके, थैंक्स, नो प्रॉब्लम। ओके, सुना करो बहुत ध्यान से मैं क्या बोल रहा हूं। इलेक्ट्रॉन का एनर्जी लेवल स्प्लिट हो रहा है, इलेक्ट्रॉन स्प्लिट नहीं हो रहा है, एनर्जी लेवल, जितने टोटल एनर्जी है वो डिफरेंट डिफरेंट एनर्जीज में स्प्लिट हो गए। अब देख बेटा, ये मैंने बना दिया 5.43 एंगस्ट्रॉम, इसको बोल रहा है लैटिस पैरामीटर। लैटिस पैरामीटर का मतलब एक क्यूब है, क्यूब का एज लेंथ है। कैसे कैलकुलेट करते हैं लैटिस पैरामीटर को? लैब के अंदर कोई भी मटेरियल है उसका हम एक्सरे डाइफ्रैक्शन करते हैं, और एक्सरे डाइफ्रैक्शन टेक्निक के थ्रू हम लैटिस पैरामीटर ऑफ एनी क्रिस्टलाइन मटेरियल हम कैलकुलेट कर सकते हैं। और मिलर एनालिसिस वगैरह यूज करते हैं, मैंने किए हैं कैलकुलेट। ओके, चलो अब बेटा बात करते हैं। देखो यहाँ पर पी स्प्लिट हुआ, ये पी के एनर्जी लेवल थे 6, ये एनर्जी लेवल में स्प्लिट हुआ, ये भी एनर्जी लेवल में स्प्लिट हुआ। बेटा बीच में देखना, यहाँ पर बीच पर क्या हुआ? बीच में क्या हुआ बेटा? एस और पी तेरे दोनों ओवरलैप हुए। बेटा बीच में तेरा क्या हुआ? एस और पी तेरे दोनों ओवरलैप हुए, दोनों ओवरलैप हुए, तो कुछ यहाँ पर चलेगा ऊपर की साइड और कुछ नीचे की साइड। मतलब अब आप ऐसा मत बोलना कभी जिंदगी में कि ये ऊपर वाले पूरे के पूरे पी को शो कर रहे हैं और नीचे वाले पूरे के पूरे एस को शो कर रहे हैं। ऐसा बिल्कुल नहीं बोलोगे। ऊपर वाले भी एस और पी का मिक्सचर है, नीचे वाले भी क्या है? एस और पी का मिक्सचर है। इसलिए तो हम बोल रहे हैं और एटॉमिक ऑर्बिटल हाइब्रिडाइजेशन, इंटरेक्शन ऑफ द एटम। इसका मतलब एनर्जी लेवल आपस में मिक्स हो गए। आर यू गेटिंग इट? मीनिंग इज दैट यहाँ पर एनर्जी लेवल ये मत सोचना कि पी के 6 हैं तो 6 एन होंगे, और यहाँ पर कितने हैं? एस के आपके 2 एन थे एनर्जी लेवल, 2 एनर्जी स्टेट थी, 2 एनर्जी स्टेट, तो आप सोचेंगे यहाँ पर 2 एन है। नहीं, टोटल 8 एन में से
विदाउट एनी पार्शियलिटी। नीचे भी कितने पाए जाएंगे 4n और ऊपर भी कितने पाए जाएंगे 4n। इंटरेक्शन इज सच दैट इन बिटवीन, यहाँ बीच में ऐसा इंटरेक्शन हो रहा है कि ऊपर हाफ स्टेट चली गई और नीचे भी हाफ स्टेट हो गई विदाउट एनी पार्शियलिटी। मतलब क्या है, मैं इसको दूसरे कलर के पेन से लिख दूं तो यहां पर बात करूं तो यहां पर एनर्जी स्टेट्स हो जाएंगे टोटल इक्वल टू 4n स्टेट्स ऊपर विदाउट एनी पार्शियलिटी। हाफ ऑफ द स्टेट विल बी इन द अपर बैंड और नीचे यहां पर भी क्या आएंगी, अगर मैं यहां पर बात करूं तो टोटल यहां पर भी कितनी होंगी 4n स्टेट्स। मतलब क्या हुआ, क्या बोलोगे आप, when n number of silicon atom interact with each other there are 6n state of p and there are 2n states of s. Total 8n states are there without any partiality. Half of the state will be in the lower side and half of the state will be in the upper side. अब देख बेटा, यहां पर मैं 5.43 पर देखना स्टार्ट करूं तो 5.43 पर मटेरियल के अंदर ऐसा हो रहा है कि यहां पर बीच में कोई एनर्जी लेवल्स नहीं आ रहे। देख यहां पर कोई एनर्जी लेवल नहीं है, यहां पर ग्रुप ऑफ एनर्जी लेवल है, यहां पर ग्रुप ऑफ एनर्जी लेवल है, यहां ग्रुप ऑफ एनर्जी लेवल है, इसलिए इसको एक बैंड बोल सकते हैं। यहां पर भी ग्रुप ऑफ एनर्जी लेवल है, इसको एक बैंड बोल सकते हैं। ऊपर वाले को बोल दिया हमने कंडक्शन बैंड, बाद में बताऊंगा इसको कंडक्शन बैंड क्यों बोलते हैं और नीचे वाले को बैलेंस बैंड क्यों बोलते हैं। आर यू गेटिंग इट? 4n स्टेट विल बी इन द बैलेंस बैंड, 4n स्टेट इन द कंडक्शन बैंड। ठीक है, ये एनर्जी बैंड्स बना 4n बना। ओके, अच्छी बात है। हाँ सर अच्छी तो बात है। चल बेटा, अब देख बेटा मेरा जादू, अगर इसको मैं सिंप्लीफाइड मैनर में लेके जाऊं जो आप देखते हो अपनी जिंदगी में, वो सिंप्लीफाइड मैनर क्या है आपका? सिंप्लीफाइड मैनर ये है, देख बेटा कंडक्शन बैंड का बॉटम ये ले गया मैं, ओहो हो, ये कंडक्शन बैंड की मैक्सिमम एनर्जी ये कब, लैटिस पैरामीटर 5.43 पर। बैलेंस बैंड की मैक्सिमम एनर्जी ये, ओहो हो, बैलेंस बैंड की मिनिमम एनर्जी ये, ओहो हो, ऐसे बोला करो, ओहो हो, ऐसे करके, ओहो हो, ऐसे करके, और ऐसे कर दिया ना बेटा चाचा, ये बन गया बेटा क्या, बैलेंस बैंड, कंडक्शन बैंड। आर यू गेटिंग इट? ओके, नाउ सी, यहां पर बहुत सारे एनर्जी लेवल हैं, कितने 4n, ये बना दिए 4n डिफरेंट। ओहो हो, यहां पर 4n, यहां पर भी 4n, ओहो हो, अच्छा तो ये एनर्जी है ये। ओके, इसको बोल दिया कंडक्शन बैंड, इसको बोल दिया बैलेंस बैंड। तो ये जो गैप है चाचा ये क्या हो गया, यहाँ पर कोई एनर्जी लेवल नहीं आया इफेक्टिवली, तो इसको बोल दिया बेटा क्या, फॉरबिडन गैप या बैंड का बीच का गैप, या क्या बोलते हैं और फॉरबिडन गैप। ये मटेरियल में आया, प्रॉपर्टी मटेरियल की। ओके, फॉरबिडन एनर्जी गैप या फॉरबिडन एनर्जी गैप या फॉरबिडन गैप। ओके ओके, सो ये आपको बैलेंस बैंड, कंडक्शन बैंड आपने देखे होंगे, ऐसे बने बेटा। अब देख बेटा जादू की छड़ी, 4n स्टेट यहाँ पर है और 4n स्टेट्स यहाँ पर है। सपोज मैं सिस्टम को कोई एक्स्ट्रा टेम्परेचर नहीं दे रहा, सपोज, और वो कलर ले लिया मैंने, जिंदगी का कौन सा कलर ले लिया जो अभी तक ना लिया हो, वो कलर से लिखूंगा मैं ये कलर। अब मैं अगर T=0 केल्विन पर बात करूं, T=0 केल्विन पर बात करूं और T=0 केल्विन पर बात करूं, इस कलर से लिखा है तो इसका मतलब वो 0 केल्विन टेम्परेचर की बात कर रहा हूं। 0 केल्विन टेम्परेचर का मतलब क्या चाचा, क्या कोई एक्स्ट्रा एनर्जी नहीं दी तुमने भैया, और कोई एक्स्ट्रा एनर्जी नहीं दी, सिस्टम को कोई एनर्जी नहीं दी, तो सिस्टम में जो एनर्जी इलेक्ट्रॉन मिनिमम से मिनिमम होगी उसको ऑक्यूपाई करेगा पहले। कितने इलेक्ट्रॉन है बेटा अपने पास, कितने इलेक्ट्रॉन है टोटल अपने पास, टोटल स्टेट है 4, 4n है कंडक्शन बैंड में, 4n है बैलेंस बैंड में। बैलेंस बैंड लो एनर्जी है, कंडक्शन बैंड हाई एनर्जी है। टोटल इलेक्ट्रॉन 4n है और बैलेंस बैंड में कितने एनर्जी लेवल है, ओहो हो 4n है। पहला इलेक्ट्रॉन यहाँ आएगा, दूसरा इलेक्ट्रॉन यहाँ आएगा, तीसरा इलेक्ट्रॉन यहाँ आएगा, चौथा यहाँ आएगा, पांचवा यहाँ, 4n पूरा फील्ड। कंडक्शन बैंड खाली, बाबा जी का कंडक्शन बैंड को T=0 केल्विन पर कोई इलेक्ट्रॉन नहीं मिला, और बैलेंस बैंड में सारे इलेक्ट्रॉन। T=0 केल्विन पर यहां बात करूं तो कितनी है आपकी फील्ड, 4n फील्ड है सारी की सारी, यस और नो। T=0 केल्विन पर यहां पर सारी की सारी 4n क्या है आपकी,
एम्प्टी स्टेट है, एक भी इलेक्ट्रॉन नहीं है। अरे रे रे बाबा, अरे गजब, अब समझ में आया। एट T इक्वल टू 0 केल्विन ऑल द इलेक्ट्रॉन्स इन द सेमीकंडक्टर आर इन द बैलेंस बैंड, यस और नो। लेकिन चाचा किसी ने ये पूछ लिया कि T इक्वल टू 0 केल्विन पर बैलेंस बैंड में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो फिर क्या मुंह दिखाएगा इंटरव्यू में? बैलेंस बैंड में T इक्वल टू 0 केल्विन पर कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? ये तो पता है कि सारे इलेक्ट्रॉन बैलेंस बैंड में होते हैं, कंडक्शन बैंड में कुछ नहीं होता, ये तो हर गांव के आदमी को पता है बेटा। लेकिन बैलेंस बैंड में होते कितने हैं, इसका जवाब कौन देगा बेटा? बैलेंस बैंड में होंगे 4n इलेक्ट्रॉन्स। तो स्टेट टोटल 8n थी, स्प्लिट होने के बाद 4n बैलेंस बैंड में स्टेट है, 4n कंडक्शन बैंड में स्टेट्स हैं। 4n नंबर ऑफ एनर्जी लेवल बैलेंस बैंड में, 4n नंबर ऑफ एनर्जी लेवल कंडक्शन बैंड में। लेकिन अगर मैं कोई टेम्परेचर ना दूं तो इलेक्ट्रॉन 4n है मेरे पास, पहला इलेक्ट्रॉन सबसे लोएस्ट एनर्जी को लेगा, दूसरा इलेक्ट्रॉन उसके बाद, तीसरा, ऐसे 4n स्टेट थी बैलेंस बैंड में, 4n इलेक्ट्रॉन थे, सारे के सारी फील्ड हो गई एनर्जी लेवल, कंडक्शन बैंड को मिला हुल्लू। So meaning is that at T equal to 0 Kelvin, all the states of the valence band are occupied by electron and all the states of the conduction band are empty in this case. Okay, so meaning is that अगर मैं next पेज पर चलूं ऐसा समझाया मैंने, ठीक है। तो सिंप्लीफाइड एनर्जी बैंड डायग्राम बना। अगर मैं क्वेश्चन बोल दूं, मैं यहाँ पर क्वेश्चन बोल दूं और ये क्वेश्चन आ जाए आपका, तो फिर क्या आंसर करते, क्या मुंह दिखाते आप? देखो, कंसीडर एनर्जी बैंड फॉर्मेशन, एनर्जी बैंड फॉर्मेशन ऐसे जर्मेनियम में होगा, क्योंकि जर्मेनियम के आउटर ऑर्बिट में ही 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं और 8n स्टेट्स होने वाली हैं वहां पर भी, s और p। So consider energy band formation in silicon when, अब ये चीजें कॉपी होने लगेंगी धीरे धीरे मार्केट में, यूनिक स्टाइल सब नॉट यूनिक होने की कोशिश होगी, कोई दिक्कत नहीं, होने है जो होने दो। हाँ बेटा यार ध्यान रखना, आप में से कोई टीचर बना जिंदगी में और धोखे से उसने मेरे को रिकॉग्नाइज नहीं किया, तो भगवान कसम बोल रहा हूं मैं, हनुमान जी की कृपा से बोल रहा हूं, वो सबका सब भूल जाएगा बेटा, सबका सब भूल जाएगा तुरंत। मेरा नाम नहीं लिया तो गुरु को जरूर याद करना पड़ेगा, गुरु को याद नहीं किया तुरंत भूल जाएगा। ठीक है, मैं बोल रहा हूं भूल जाएगा सबका सब, ठीक है, मैं बोल रहा हूं भूल जाएगा पूरा। गुरु का नाम नहीं लिया किसी ने भी, कोई भी टीचर निकला बाद में भविष्य में और टीचिंग कर रहा होगा, मेरा नाम नहीं लिया ना बेटा, मैं भूल जाएगा कसम से। और मेरे को पता चल गया पढ़ा रहा, मेरी कॉपी कर रहा, मैं क्लास में घुस जाऊंगा, क्लास में पकड़ के लेकर आऊंगा और बोलूंगा तेरी ऐसी तैसी, अपना नाम ले रहा है। ओके ठीक है। Consider energy band formation in silicon when capital N number of silicon atoms interact with each other, then number of states in balance band and conduction band respectively are, यस हम किसी का भी बना सकते हैं ऐसे ही, respectively are। नंबर ऑफ स्टेट्स क्या होंगी, आंसर लिख देता हूं, क्या ऑप्शन देना, कितनी स्टेट्स होंगी बैलेंस बैंड में, कितनी स्टेट, ये स्टेट तो हमेशा यही रहने वाली हैं, चाहे टेम्परेचर 0 केल्विन हो, 300 केल्विन हो, कुछ भी हो, नंबर ऑफ स्टेट तो ऐसी रहने वाली है बैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड में। तो बैलेंस बैंड में 4n और कंडक्शन बैंड में भी 4n। ओके, ये क्वेश्चन आ गया। अब पूरा कौन बोलता है एनर्जी बैंड डायग्राम से क्वेश्चन नहीं बनेगा, किसने बोला? सिलेबस में मेंशन है एनर्जी बैंड्स इन सिलिकॉन, कभी भी आ सकता है ये, आ गया जिस दिन उस दिन उल्टियां होंगी, 7000 उल्टियां पर सेकेंड, 2700 से भी ज्यादा। ओके, नाउ अगेन कंसीडर एनर्जी बैंड फॉर्मेशन इन सिलिकॉन, या सिलिकॉन की जगह जर्मेनियम भी बोल सकता हूं, कोई दिक्कत नहीं है, सिलिकॉन व्हेन कैपिटल N number of silicon atoms interact with each other, interact with each other, ठीक है। So consider energy band formation in silicon when capital N number of silicon atoms interact with each other, then
at T equal to 0 Kelvin, 0 Kelvin, number of electrons, number of filled states बोल सकता हूं मैं, number of filled states in conduction band and valence band respect, क्वेश्चन तो सुन लो पहले पूरा, respectively are, ओके मतलब मैंने क्या कर दिया, कंडक्शन बैंड को पहले कर दिया, बैलेंस बैंड को बाद में कर दिया। तो नंबर ऑफ फील्ड स्टेट कितनी होंगी, 0 केल्विन टेम्परेचर है, कोई टेम्परेचर नहीं पता मुझे, टेम्परेचर मेरे को पता है, सॉरी 0 केल्विन टेम्परेचर बात कर रहा हूं। नो एनर्जी, सारे इलेक्ट्रॉन बैलेंस बैंड में, नो इलेक्ट्रॉन कंडक्शन में। कंडक्शन बैंड में क्या होंगे, तो आंसर क्या होगा, बैलेंस बैंड में 4n फील्ड, कंडक्शन बैंड में 0। सो आंसर क्या हो जाएगा, यहीं पे लिख देता हूं, आंसर क्या होगा 0,4n, कंडक्शन बैंड में 0, बैलेंस बैंड में 4n की 4n। यहां मैं बोलूं बैलेंस बैंड में कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे, 4n नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, और n क्या होगा, नंबर ऑफ एटम्स पर सेंटीमीटर क्यूब। अगर 100 एटम्स पर सेंटीमीटर क्यूब आ रहे हैं तो इलेक्ट्रॉन कितने होंगे, 400 एटम्स पर सेंटीमीटर क्यूब, कि पर सेंटीमीटर क्यूब में बात करते हैं ना एटम्स की हम, है ना, ठीक है। चलो ये बात आई हमारी यहां पर। अब बात पॉइंट की है कि सर अगर मैं टेम्परेचर T इक्वल टू 0 केल्विन की जगह 50 केल्विन कर दूं, तो पॉसिबिलिटी इज देयर सम इलेक्ट्रॉन विल स्टार्ट ट्रांजिशन फ्रॉम बैलेंस बैंड टू कंडक्शन बैंड में। या 300 केल्विन दे दिया तो कुछ इलेक्ट्रॉन जाने लगेंगे बैलेंस बैंड से कंडक्शन। अब कितने जाएंगे, वी डोंट नो, कितने इलेक्ट्रॉन बैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में जाएंगे, वी डोंट नो। फिर हम नहीं बोल सकते कि बैलेंस बैंड की कितनी फील्ड है और कंडक्शन बैंड की कितनी फील्ड है। आर यू गेटिंग इट, फिर हम नहीं बोल पाएंगे आप, आर यू गेटिंग इट, समझ में आया बात। तो 0 केल्विन पर हम एग्जैक्टली बोल पा रहे हैं, 0 केल्विन के अलावा कोई टेम्परेचर होगा तो इलेक्ट्रॉन बैलेंस बैंड से कंडक्शन में जाएंगे, लेकिन कितने जाएंगे वी डोंट नो अभी, है ना, हम नहीं जानते अभी, ठीक है। सो ये आपका ये बना, ये आपका एनर्जी बैंड डायग्राम बने आपके। नहीं कोई दिक्कत नहीं आएगी इसमें, प्रिंट में कोई दिक्कत नहीं आएगी, मैंने तो खुद निकाले थे। यस, नंबर ऑफ स्टेट्स इन कंडक्शन बैंड और बैलेंस बैंड एट 0 केल्विन ऑलवेज इंटीजर होगा, यस n टाइम्स 4n। अब n एटम्स का भी वो तो उसमें नहीं आएगा ना, स्टेट्स तो नंबर में ही आएंगी, आर यू गेटिंग, 4n इंटीजर टाइप से ही होगा। अब n मतलब नंबर ऑफ एटम्स की बात कर रहा हूं मैं, कितने पास पास आ रहे हैं आपके, तो आप नंबर ऑफ एटम्स उस वॉल्यूम में कंसीडर कर लो, कितने आपस में इंटरेक्ट कर रहे हैं उसके हिसाब से, ओके। नाउ यस, टोटल ऑड होने से आधा अधूरा रह गया क्या क्वेश्चन है, यस होल्स हो जाएंगे बैलेंस बैंड में, वो देखेंगे हम होल्स का कॉन्सेप्ट अभी, है ना, अभी हम यहीं तक फोकस कर रहे हैं, ओके। सो टोटल ऑड होने से मतलब टोटल नंबर ऑफ एटम ऑड हुए तो कोई दिक्कत नहीं है उससे, एन मान लो 25 हुआ तुम्हारा, तो 25 के 100 स्टेट होंगी बैलेंस बैंड में, 100 होंगी कंडक्शन बैंड में। ऑड भी हुआ 25 into 4, 25 into 4, नो प्रॉब्लम। अब मान लो आप बोले कि 25.5 एटम्स, तो ये तो कोई बात ही नहीं हुई, क्योंकि एटम्स को हम कैलकुलेशन करने में आ जाता है, वो बात अलग है, ओके, कि भाई 1.5 10 to power 10 एटम्स पर सेंटीमीटर को हो कह सकते हैं, आधा एटम कैसे, वो नंबर तो आएगा 1.5 10 to power 10 है, तो आपको लग रहा है कि वो 1.5 है, लेकिन 1.5 नहीं है, 10 power 10 का मल्टीप्लाई करोगे तो अगेन एक नंबर आएगा 15 जब 0,0,0,0,0,0, तो 1.5 मत सोचो। आपने बोला कि 1.23 into 10 to power 10 एटम्स पर सेंटीमीटर, आपने सोचा 1.23 है, नहीं है वो 123,0,0,0,0,0,0,0 इंटीजर ही आएगा वो, ओके ओके। नाउ सी, ओके चलो अब कितना हो गया टाइम, 129। अब हम कल पढ़ेंगे बेटा, सुनो बेटा, ठीक है, कल हम पढ़ेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ मटेरियल ऑन द बेसिस ऑफ एनर्जी बैंड्स। तो मैंने एनर्जी बैंड थ्योरी बता दी सिलिकॉन की, कैसे एनर्जी बैंड्स बनते हैं, और इसके बेस पर हम कल एक्सप्लेन करेंगे। तो अभी हमारा क्या प्रिंसिपल निकला कि एक एनर्जी लेवल पर एक ही इलेक्ट्रॉन आ रहा है आपका, क्यों आ रहा है, इन द इंटरेक्टिंग सिस्टम एनर्जी लेवल आपके स्प्लिट हो गए सच दैट स्टेट सारी की सारी क्या हो गई, स्प्लिट हो गई, और एक स्टेट पर एक इलेक्ट्रॉन होता है आपका, तो आराम से बैलेंस बैंड में 4n स्टेट है तो 4n इलेक्ट्रॉन्स आया, है ना। एनालॉग जो मैंने पढ़ाया वो गेट ईएससी दोनों के लिए मिक्स है पूरा, ओके। इंग्लिश स्टार्ट होगा जीवन सिंह, ओके। और परसों से रैंक इंप्रूवमेंट बैच है, वो इंग्लिश में रहेगा। रैंक इंप्रूवमेंट बैच परसों से है, 11 से 1 के बीच में हुआ, 11 से 1 के बीच में, क्या 11 से स्टार्ट 1 पर खत्म। और रैंक इंप्रूवमेंट बैच में क्वेश्चंस करेंगे एनालॉग के कॉन्सेप्ट्स के थ्रू, वो इंग्लिश में होगा प्योरली। मैं भूल जाऊं तो याद दिला देना, पता पड़ा मैं हिंदी बोलने लग गया, ओके। कैसे ज्वाइन करना है उसको, मेरे प्रोफाइल पे आके लिंक मिल जाएगी आपको, ओके।
रैंक इंप्रूवमेंट में टॉपिक वाइज टॉपिक्स पढ़ के आना। अभी डायोड चलेगा 4 दिन, तो डायोड के पूरे रिवीजन कर लेना, तो डायोड के क्वेश्चन कराऊंगा मैं। तो क्वेश्चन सिंपल हो उससे मत डरना, सिंपल है कि डिफिकल्ट, अपन ने ऑलरेडी क्लास में इतने डिफिकल्ट कर लिए तो सारे क्वेश्चन सिंपल लगेंगे, ठीक है। टेलीग्राम लिंक ले लेना मेरे से, मेरा नंबर मिल जाएगा, फेसबुक पर देख लो मेरे को, मैं फेसबुक पर मिल जाऊंगा, लो फेसबुक पर देख लिया करो ना मेरे को, फिर वहां पर मेरे को मैसेज कर दिया करो, मैं लिंक भेज देता हूँ सबको। मैं तो बहुत फ्री मानता हूँ अपने आप को, मैं इस दुनिया का सबसे फ्री आदमी हूँ, ये समझ लो। आराम से टाइम ही टाइम है मेरे पास स्टूडेंट के लिए, आप कभी बिजी हो ही नहीं सकते हो, ओके। चलो ये मेरे को सर्च कर लेना, कामेश श्रीवास्तव IIT रुड़की, इस पर सर्च कर लेना, फिर आप मेरे को डाल देना मैसेज में, सब पता चल जाएगा आपको, ओके ओके, थैंक यू, ओके। सो आप रेगुलर बने रहे, मैं बता रहा हूँ कई बार क्या होंगे, अप और डाउन आएंगे EDC में, आपको लगेगा ये चीज सर कब बताएंगे, पेशेंस रखना पड़ेगा, बताऊंगा जरूर, मतलब मैं खुद आपके डाउट बताऊंगा, ऐसा क्यों नहीं हुआ ये मैं खुद बताऊंगा, आप भी पूछो, लेकिन मैं जैसे बोल दूं कि आएगा तो पेशेंस रख लिया करो, हाल के आएगा, बोला है, वचन का पक्का आदमी है सामने वाला, ये भागेगा नहीं। अगर मेरी लास्ट क्लास है ना, और लास्ट क्लास में आपको पता चला कि सर आपने वो चीज तो बताई नहीं, आपने बोला था कि मैं बताऊंगा, तो हाथ पकड़ लेना मेरा, सर इसको तो करा के चले जाओ, कहाँ जा रहे हो, आर यू गेटिंग इट, समझ में आ गया, ओके। चलो इस क्लास को यहीं एंड करते हैं, कल मिलते हैं, ओके ओके, बाय बाय, थैंक यू।